हेलो फ्रेंड्स। मैं सुमित आपको बहुत बहुत स्वागत करता हूँ टेक ट्यूटोरियल्स में। दोस्तों, हमारा चल रहा था वैसे तो ग्राफिक डिजाइनिंग, लेकिन मैं आज से एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाला हूँ। बेसिक में एमएस एक्सेल। एमएस एक्सेल की बहुत ज्यादा डिमांड होती है। मैं एमएस एक्सेल की बात कर रहा हूँ। वैसे तो बहुत जरूरी होता है ऑफिस में, क्योंकि ऑफिस वर्क में सारा डेटा एनालिसिस इसी पे ही होता है। मेनली डेटा एंट्री भी इसमें होती है। तो आइए स्टार्ट करते हैं कि कैसे हम एक्सेल पे वर्क कर सकते हैं। चलिए कंप्यूटर स्क्रीन पे चलते हैं। ऑलराइट गाइस, मैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे आ चुका हूँ और हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना एक्सेल स्टार्ट करने के लिए हमें क्या ज़रूरत होती है। सबसे पहले कुछ शॉर्टकट्स की ज़रूरत होती है, या फिर आप एक्सेल स्टार्ट करने के लिए हमारे स्टार्ट मेन्यू पे भी जा सकते हो माउस से क्लिक करके, या फिर आप और भी बहुत सारे तरीके हैं जो कि आप एक्सेल स्टार्ट कर सकते हो। तो मैं शॉर्टकट तरीके से स्टार्ट कर रहा हूँ एक्सेल। यहाँ पे मैं प्रेस करूँगा विंडोज़ प्लस आर की। विंडोज़ के साथ आर की प्रेस करना है। विंडोज़ अगर बटन आप होल्ड करके रखोगे तो ही आप आर की प्रेस कर सकते हो। अदरवाइज़ क्या होगा कि विंडोज़ के साथ आप अगर छोड़ दोगे बटन विंडो प्रेस करके, तो हमारा स्टार्ट मेन्यू ये ओपन हो जाता है, जिसमें कुछ इंस्टॉल्ड आपके जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं वो सबकी लिस्ट आ जाएगी, जो हमें अभी नहीं चाहिए। हम यहाँ से भी कर सकते हैं, स्क्रॉल डाउन करके एक्सेल को स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पे हमारा एक्सेल 2016 वर्जन हमारा चल रहा है। मैं इसी में ही आपको बताऊंगा, क्योंकि 2019 में अभी थोड़ी दिक्कत है लाइसेंस की, इस वजह से हमने लाइसेंस अभी नहीं लिया है। तो 2016 का लाइसेंस हमारे पास है, तो इस वजह से मैं एक्सेल 2016 पे ही आपको बताऊंगा। और यहाँ पे मैं एक चीज़ ये करूँगा कि मैं इस पे क्लिक करूँगा तो ये एक्सेल हमारा ओपन हो जाएगा कुछ इस तरीके से। अब मैं अगर इसकी शॉर्टकट की बात कर रहा था, तो शॉर्टकट की मैंने कहा कि विंडोज़ प्लस आर की मैं प्रेस करूँगा, और विंडोज़ प्लस आर की प्रेस करूँगा। विंडो के बटन को होल्ड करना है जो आपके कीबोर्ड पे है, कंट्रोल के साथ दिया होता है, और उसके साथ मैं आर प्रेस करूँगा तो यहाँ पे रन अपीयर हो जाता है। किसी भी सॉफ्टवेयर या फिर प्रोग्राम को आपको अगर सर्च करके या शॉर्टकट तरीके से आपको ओपन करना है, तो आप विंडोज़ के साथ आर की प्रेस कर सकते हो, और यहाँ पे आप टाइप करेंगे जो मैंने टाइप किया हुआ है ओपन बॉक्स में, एक्सेल। प्लीज़ इस स्पेलिंग को प्लीज़ नोट डाउन कर लीजिए, ताकि आपको खोलने में आसानी हो एक्सेल को। बिकॉज़ क्या होता है कि कई बार एक्स का यूज़ करने के बाद CEL लोग बाग नहीं लगाते, और फिर ओके करते हैं तो ऐसा कोई सॉफ्टवेयर ही नहीं होता है। तो इस वजह से यहाँ पे आप एक काम ये कर सकते हो कि यहाँ पे EXCEL आपको लगाना है, ताकि आप यहाँ पे एक्सेल को ओपन कर सको। तो मैं यहाँ से ओके प्रेस कर रहा हूँ, तो आप देखिए एक्सेल यहाँ पे ओपन हो जाएगा। तो प्लीज़ आप एक्सेल की ये स्पेलिंग नोट करके रखिए, ताकि आपको रन से ओपन करने में आसानी हो। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक्सेल हमारा ओपन तो हो चुका है, लेकिन अब आप देख सकते हैं यहाँ पे दो पार्ट्स में ये डिवाइड होके आ रही है हमारी स्क्रीन एक्सेल की, जिसमें आप देख सकते हो एक ग्रीन पार्ट है और एक हमारा वाइट पार्ट है। ग्रीन पार्ट की तरफ अगर हम देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो भी हमारी रिसेंट फाइल होंगी, जो भी हमने अभी रिसेंटली जिन फाइल्स पे काम किया हुआ है, वो सारी फाइल्स आपको एग्जिस्टिंग फाइल मिल जाएंगी, जिनसे आप ये देख सकते हो कि आपने कौन सी फाइल अभी रिसेंटली वर्क किया था। उनको आप डायरेक्ट ओपन करके यहाँ से उसमें फर्दर वर्क कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आप अगर आते हैं वाइट पार्ट में, तो आपको देखिए यहाँ पे ब्लैंक डॉक्यूमेंट मिलता है, बिलिंग सेटलमेंट मिलता है, ब्लड प्रेशर ट्रैकर मिलता है। ओहो, इतना सारा आपको यहाँ पे मिल जाएगा। सेल्स रिपोर्ट, टाइम कार्ड, पर्सनली मंथली बजट आप इसमें बना सकते हो। लोन एमोर्टाइजेशन कर सकते हो। एमोर्टाइजेशन का मतलब आप ये कह सकते हो कि लोन आपने जो लिया है उसके लिए आप शेड्यूल या फिर कोई उसका हिसाब रखना हो तो वो रख सकते हो। और भी बहुत सारी फाइल्स इसमें मिल जाती हैं। तो ये सारी फाइल्स जो आपको मिल रही हैं वो टेम्पलेट्स होते हैं। टेम्पलेट्स का मतलब होता है कुछ बने हुए फॉर्मेट्स, जो आपके फॉर्मेट्स होते हैं, जैसे मंथली सेल्स रिपोर्ट वगैरह आपको बनानी हो, या पर्सनल मंथली बजट आपको बनाना हो, या फिर एक्सपेंस रिपोर्ट आपको बनानी हो कि आपने मंथली कितना खर्च कर दिया। घर खर्च आप देखते हो कि बजट आपको बनाना होता है, तो उसका एक्सपेंस रिपोर्ट आप बना सकते हो कि भाई इस महीने कितना खर्चा हो गया, कितना नहीं हुआ। ये तो सब नॉर्मली हमारे पास होता है। अगर हम अपने हिसाब से अपनी फॉर्मेटिंग का अगर डॉक्यूमेंट बनाना चाहते हैं, तो हम यहाँ पर लेते हैं एक्सेल की ब्लैंक वर्कबुक।
ब्लैंक वर्कबुक पे जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ तो दोस्तों आप देख रहे हो यहाँ पे ब्लैंक वर्कबुक ओपन हो गई है, जिसमें हम ये देख रहे हैं कि बहुत सारी चीज़ें एक्सेल ने हमें दी हैं जिसमें हम वर्क कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों, एक्सेल जो है एक स्प्रेडशीट होती है जो इलेक्ट्रॉनिकली वर्क करती है। इलेक्ट्रॉनिक वर्क मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली भी आ जाती हैं और कुछ चीज़ें हम अपने तरफ से भी करते हैं। जैसे हम कोई ऑप्शन टाइप करें तो उसके लिए बहुत सारे ऑप्शंस इसके पास आ जाते हैं। जैसे मैं कोई फार्मूला टाइप करूं या फिर कुछ भी टेक्स्ट टाइप करूं तो उसमें एडिट करने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस आ जाते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट होती है और स्प्रेडशीट यहाँ से हम देख सकते हैं कि कुछ आप देख रहे हैं ये छोटे छोटे बॉक्सेस बने हुए हैं और ये रोज में और कॉलम्स में बने हुए हैं। अगर मैं देखूं टॉप टू डाउन तो ये कॉलम्स हमारे बने हुए हैं, और अगर मैं बात करूं कि रोज की तो यहाँ पे लेफ़्ट टू राइट भी रोज हमारी होती है। तो बेसिकली ये एक टेबलिक फॉर्म में हमारा डेटा, या आप कह सकते हो हमारा इलेक्ट्रॉनिक शीट जो स्प्रेडशीट है वो बिछी हुई है। जस्ट लाइक हम ब्रेड के ऊपर बटर जैसे स्प्रेड करते हैं, उसी तरह एक्सेल ने यहाँ पे रोज एंड कॉलम्स को स्प्रेड किया हुआ है अपनी शीट के अंदर। अब इसमें आगे चल के मैं बताऊंगा कि इसमें और क्या क्या चीज़ें होती हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं, अगर आप ऊपर सबसे पहले देखें तो यहाँ पे बुक 1 और एक्सेल लिखा हुआ आ रहा है। इसका मतलब ये होता है कि बुक 1 हमारा होता है टाइटल। टाइटल मीन्स इस फाइल का जो नाम है वो आपको यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट बुक 1 के नाम से होगा, बिकॉज हमने ब्लैंक वर्कबुक लिया था। तो ब्लैंक वर्कबुक में तो यहाँ पे तो सबसे पहले बुक 1 ही आएगा और यहाँ पे ये बाय डिफ़ॉल्ट आता है। जब आप इस फाइल को सेव करेंगे और अपनी कोई नाम दे देंगे, जैसे कोई अपनी वर्कबुक का आपने कोई नाम दे दिया तो यहाँ पे आपका वो नाम आ जाएगा बुक 1 के जगह पर। नहीं तो आप बुक 1 ही सिलेक्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको ये ध्यान रखना होगा कि आपने कौन सा काम कौन सी वर्कबुक में या बुक 1 में या बुक 2 में किया हुआ है, तो वो चीज़ आप यहाँ से कर सकते हो। उसके बाद लेफ़्ट साइड में दोस्तों अगर आप आते हो तो यहाँ पे आप देखते हो सेव, यहाँ पे कांट अंडू या फिर कांट रीडू का ऑप्शन आता है। बहुत सारे इसमें और भी ऑप्शंस नज़र आते हैं जिसमें आप शॉर्टकट कीज़ से कमांड यूज़ कर सकते हो या शॉर्टकट आइकन से आप कमांड यूज़ कर सकते हो। जैसे ही मैंने एरो पे क्लिक किया तो यहाँ पे और भी ऑप्शंस आ गए, जैसे न्यू, ओपन, ईमेल, क्विक प्रिंट, प्रिंट प्रीव्यू एंड प्रिंट, स्पेलिंग, अंडू, रीडू, सॉर्ट असेंडिंग, सॉर्ट डिसेंडिंग। इस तरह से बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास आ जाते हैं मोर कमांड्स में। एंड बिलो द रिबन, तो यहाँ पे आपके पास ये कस्टमाइज या आप कह सकते हो क्विक एक्सेस टूल बार आती है। क्विक एक्सेस टूल बार, क्विक एक्सेस टूल बार दोस्तों मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे शॉर्ट आइकन्स आपके पास सेव का, अंडू का और रीडू का आ जाता है दोस्तों। यहाँ पे उसके बाद आपके पास आ जाती है मेन्यू बार, जिसे हम टैब भी बोलते हैं या फिर रिबन्स भी बोल सकते हैं, कुछ भी आप चाहे बोल सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे रिबन्स जैसा ऐसा कुछ भी नहीं है। रिबन्स आप देखते हो कि नोट बन जाती है या फिर गिफ्ट पैक हो जाता है, जैसे आप स्क्रीन पे अभी देख रहे हो, तो वो चीज़ यहाँ पे नहीं है। बट यहाँ पे रिबन्स होता है कि आपको अलग अलग रिबन्स, आप कह सकते हो कि कमांड्स को क्लिप करके दिया होता है तो रिबन्स बांधने के काम आता है, आप ऑब्वियसली जानते हो। तो यहाँ पे मैं रिबन्स इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि होम, इंसर्ट वगैरह ये सब रिबन्स हैं और इसमें जो कमांड्स हैं वो आपकी बंधी हुई हैं। सो दैट इज़ वाई मैं आपको रिबन्स का नाम दे रहा हूँ इसमें, इन मेन्यू बार्स का। इसमें बहुत सारी मेन्यू बार्स होती हैं, इंसर्ट, पेज लेआउट, फॉर्मूलाज, डेटा, रिव्यू एंड व्यू। ये तो बाय डिफ़ॉल्ट हमारी होती हैं मेन्यू बार, जो एक्सेल आप ओपन करते हो तो उसमें आपको मिल जाएंगी, बाय डिफ़ॉल्ट मिलेंगी। अगर आपको इससे भी ज़्यादा मेन्यू बार के ऑप्शंस चाहिए तो मैं आगे के ट्यूटोरियल्स में आपको ज़रूर बताऊंगा, उसमें और भी मेन्यू बार्स आप ओपन कर सकते हो। दैट इज़ वाई वो सब चीज़ें आपको एडवांस एक्सेल के लिए मिलेगी, जो मैं आगे के ट्यूटोरियल्स में आपको बताऊंगा। एडवांस एक्सेल भी होता है और नॉर्मल एक्सेल भी होता है। अब यहाँ पे मैं सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन बता रहा हूँ, दैट इज़ वाई मैं अभी नॉर्मल एक्सेल करूँगा। यहाँ पे मैं
अभी एडवांस एक्सेल की बात नहीं करूंगा, बिकॉज सबसे पहले आपको नॉर्मल एक्सेल की जानकारी पहले हो जाए तो वो ज़्यादा बेटर होता है। बिकॉज मैं सबसे पहले आपको यही बताना चाहता हूँ कि डेटा एंट्री के लिए आप एक्सेल कैसे यूज़ कर सकते हो, डेटा को कैसे यहाँ पे एंटर करवा सकते हो और अपने हिसाब से मॉडिफिकेशन कर सकते हो। दोस्तों इसके बाद हमारे पास आता है नेम बॉक्स। यहाँ पे जो आप स्प्रेडशीट जो मैंने अभी बताई रोज एंड कॉलम्स की, इसमें आप देख सकते हो मैं किसी भी सेल पे जाऊंगा, ये जो बॉक्सेस हैं इनको हम सेल बोलेंगे, इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट के सेल्स जो रोज एंड कॉलम से मिलकर बनते हैं। तो जिस भी मैं सेल पे जा रहा हूँ उसको मैं देख सकता हूँ, उसका नाम यहाँ पे आ जाएगा। अब H6 कैसे आया? H6 आपके पास आएगा कि आपके पास H कॉलम है और 6th रो है, तो इसका कॉम्बिनेशन बन के आपका H6 सेल्स का नाम हो जाएगा। आप यहाँ पे अपनी तरफ से भी कोई नाम दे सकते हो, बट अभी मैं आपको वो चीज़ नहीं बताऊंगा, आगे चल के बताऊंगा कैसे आप नाम दे सकते हो, प्रॉपरली बताऊंगा। अभी हम यहाँ पे H6 या F7 या फिर D या E3, D6 या D5 आप देख सकते हो। यहाँ पे जिस भी सेल पे मैं जाऊंगा उसका नाम आपको मिल जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ राइट साइड की तरफ आते हुए आपके पास कुछ फॉर्मूला बार आ जाती है। फॉर्मूला बार में आप बहुत सारे काम कर सकते हो, जैसे आप यहाँ पे सेल में कुछ भी टाइप करते हो तो यहाँ फॉर्मूला बार में भी आपको दिख जाता है। कोई फॉर्मूला एडिट करना हो या कोई टेक्स्ट एडिट करना हो या कोई फंक्शन लगाना हो तो आप यहाँ पे फॉर्मूला बार में एडिट कर सकते हो। जैसे मैंने अपना नाम लिखा ये, तो आप देख सकते हो यहाँ पे फॉर्मूला बार में भी आ गया और जो सेल मेरा अभी सिलेक्टेड है वहाँ पे भी मेरा नाम आ गया। और यहाँ पे मैं इससे आगे लिख देता हूँ अपना फुल नेम, थोड़ा सा लंबा नाम है बट इतना भी बुरा नहीं है। मैं पहले बचपन में होता है बच्चों के साथ कि हाँ जी यहाँ पे बच्चे कहते हैं कि मुझे ये नाम पसंद नहीं है, वो नाम पसंद नहीं है, लेकिन मेरे को मेरा नाम अब बहुत पसंद है। दैट इज़ वाई मैंने अपना ही नाम सबसे पहले लिखा। आप चाहें प्रैक्टिस में अपना नाम लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, या किसी का भी नाम लिख सकते हो, अपने फादर का, मदर का, या फिर कोई भी नाम आप लिख सकते हो जो आपको नाम पसंद हो। यहाँ से आप मैं सेलेक्ट करके बैक स्पेस करता हूँ तो ये डिलीट भी हो जाएगा। किसी भी सेल में आप कोई भी टेक्स्ट लिख सकते हो। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे जो ये कॉलम्स आ रहे हैं ABCDEFGHIJKLMNOPQRST, और मैं यहाँ से स्क्रॉल राइट करता हूँ तो यहाँ पे आपको Z तक के कुछ कॉलम्स नज़र आते हैं। उसके बाद AA AB AC AD वगैरह करके आ जाते हैं, और भी स्क्रॉल करेंगे तो आपको मिल जाएंगे बहुत सारे कॉलम्स कुछ इस तरीके से। मैं जितना इसको स्क्रॉल कर रहा हूँ, प्रेस किया हुआ है मैंने राइट एरो की, तो यहाँ देखिए बहुत सारे कॉलम्स तक आ गए, JD JE JF JG JH JI JK या JJ, इस तरीके से आए हैं। और यहाँ से मैं लेफ़्ट एरो को प्रेस करूँगा तो ये वापस हमारे रिवर्स में हो जाएंगे सारे कॉलम्स, और मैं वापस अपने फर्स्ट कॉलम तक पहुँच सकता हूँ। तो देखिए स्क्रॉल बार भी इंक्रीज हो रही है। सो दिस इज कॉल्ड अवर हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार। अभी आप देखो मैंने यहाँ पे जब स्क्रॉल किया लेफ्ट साइड में या राइट साइड में, तो आप देखो काफ़ी देर बाद ये कॉलम्स को इंक्रीज कर रही थी या फिर कॉलम्स की तरफ स्क्रॉल हो रही थी एक एक करके। लेकिन अगर मैं चाहूँ कि आप लास्ट कॉलम तक पहुँच जाओ एक ही सेकंड में आप लास्ट कॉलम पे पहुंच जाओ, तो उसके लिए मैं आपको शॉर्टकट बता दूं, कंट्रोल के साथ राइट एरो की प्रेस करता हूं मैं। तो देखिए यहाँ पे लास्ट कॉलम हमारा होता है XFD, यहाँ पे हमारा लास्ट कॉलम है। और अगर मैं कंट्रोल के साथ लेफ्ट एरो की प्रेस करता हूं तो वापस हमारा फर्स्ट कॉलम पे पहुंच जाता है A कॉलम। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैं कंट्रोल के साथ राइट एरो की प्रेस करता हूँ तो ये लास्ट कॉलम पे पहुँच जाता है, और कंट्रोल के साथ लेफ्ट एरो की प्रेस करता हूँ तो ये फर्स्ट कॉलम पे, लास्ट में राइट एरो की से और फर्स्ट में लेफ्ट एरो की विद द हेल्प ऑफ कंट्रोल की। गॉट इट। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे मैं अगर फर्स्ट रो पे हूँ, मान लीजिए मैं F1 पे हूँ और मुझे यहाँ पे जाना है
लास्ट रो पे, तो मैं कंट्रोल के साथ डाउन एरो की प्रेस करूंगा तो ये लास्ट कॉलम पे पहुंच जाएगा, जिसका नंबर आप देख सकते हैं, ओहो 10,48,576, 10,48,576। मैंने ये इसलिए हिंदी में भी बोल दिया क्योंकि बहुत से हमारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो इंग्लिश मीडियम से पढ़े होते हैं, और इंग्लिश मीडियम में कई बार वो पूछते हैं 27 का मतलब क्या होता है, या 27 का मतलब क्या होता है, या 46 का मतलब क्या होता है। तो मैंने इसलिए ये दोनों टर्म्स में रिपीट किया। 10,48,576 रोज़ होती हैं हमारी, 10,48,576। एंड अगर मैं कंट्रोल के साथ अपर एरो की प्रेस करूंगा तो ये फर्स्ट रो पे पहुंच जाएगा। तो डाउन एरो की से मैं लास्ट रो पे पहुंच जाऊंगा और अपर एरो की से मैं फर्स्ट रो पे पहुंच जाऊंगा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये तो था शॉर्टकट की कि आप लास्ट रो पे या लास्ट कॉलम पे कैसे पहुंचेंगे, और फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम पे कैसे पहुंचेंगे। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रॉनिक शीट होती है, जो स्प्रेडशीट होती है, इसमें आप देख सकते हो कि एक शीट में ही 10,48,576 रोज होती हैं, और XFD जिसका नंबर अगर आप देखो तो 16,384 आपका रो नंबर होता है, कॉलम नंबर होता है लास्ट। ठीक है, अगर आपको ये कंफर्म करना है कि मैंने 16,384 कैसे बोला, तो यहाँ पे आप नेम बॉक्स के आगे ये 3 डॉट्स देख रहे हैं। मैं इस 3 डॉट से देखो, यहाँ पे जैसे ही माउस पॉइंटर लेकर आता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक डबल एरो कंबाइन होके आ रहा है, एक लेफ्ट की तरफ जा रहा है और एक राइट की तरफ जा रहा है। तो ये राइट की तरफ एरो अगर आप करते हो तो ये नेम बॉक्स को भी बड़ा कर देगा। क्लिक करके मैं ड्रैग करता हूं तो देखिए नेम बॉक्स बड़ा हो रहा है, और अगर मैं लेफ्ट की तरफ करूंगा तो ये नेम बॉक्स छोटा हो जाएगा। बट मैं इस नेम बॉक्स को थोड़ा बड़ा रखना चाहता हूं क्योंकि यहाँ पे मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं। अब अगर दोस्तों आप ध्यान से देखो तो आप यहाँ पे रोज एंड कॉलम्स जहां से भी स्टार्ट हो रहे हैं, A1 ये वाला सेल, A1 सेल है यहाँ पे, इसके अगर लेफ्ट टॉप कॉर्नर पे अगर आप जाके देखेंगे तो यहाँ पे एक छोटा सा एरो बना हुआ है, ये वाला। इस एरो से आप यहाँ से जब होल्ड करके रखेंगे, माउस क्लिक से होल्ड करके रखना है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे नेम बॉक्स के अंदर आपको 10,48,576 आर यानी कि रोज मिल जाएंगे, एंड 16,384 सी यानी कॉलम्स की नंबर ऑफ कॉलम्स आपको मिल जाएंगे कि पर शीट आपके पास ये रोज एंड कॉलम्स आ जाते हैं। तो एक शीट में आपको 10,48,576 रोज एंड 16,384 कॉलम्स मिलते हैं। और अगर मैं इस एरो के ऊपर से अब ये होल्ड करके जो मैंने माउस पॉइंटर रखा है, या फिर आप माउस से क्लिक करके जो होल्ड करके रखे हुए हैं वो हटाता हूँ, तो वापस A1 आ जाएगा क्योंकि हमारा A1 से ही हमारी ये इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट ऑन है। अब देखिए दोस्तों, ये तो मैंने आपको बताया कि कितने रोज एंड कॉलम्स होते हैं। अब अगर हम नीचे आते हैं तो नीचे आने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पे शीट 1 लिखा हुआ है। बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप देखते हैं कि ये सारा प्रीव्यू जो आपको एक्सेल का दिखाई दे रहा है, ये प्रीव्यू पहले दोस्तों यहाँ पे 2007 वर्जन से स्टार्ट हुआ है। मेरे पास, मैंने आपको बताया था, एक्सेल 2016 वर्जन है, लेकिन जो ये प्रीव्यू आप देख रहे हो सारा आपका एक्सेल की वर्कबुक, जो भी आपका एक्सेल ओपन हो रखा है, मैंने जो भी ओपन कर रखा है, वो सब आपको 2007 वर्जन से ही मिलेगा, जो काफ़ी पुराना वर्जन है। 2007 ऑलमोस्ट 8-9 साल पहले की बात है, लेकिन 8-9 सालों में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ने काफ़ी अपग्रेडेशन किया है अपने सॉफ्टवेयर्स में। कलर्स चेंज कर दिए, कुछ ऑप्शंस बढ़ा दिए, और कुछ आपके होते हैं कि जैसे कुछ ऑप्शंस को हाइड कर दिया है जो कि हम शो करवा सकेंगे, और कुछ ऑप्शंस को बढ़ा के एनहेंस कर दिया है जिससे हम और भी क्रिएटिवली आगे की तरफ काम कर सकेंगे। अब यहाँ पे दोस्तों आप देख रहे हो A1 पे मेरा सेल है। अगर मैं डाउन एरो की प्रेस करूँगा तो यहाँ पे मैं नीचे के सेल पे जाऊँगा और लेफ्ट
और राइट एरो की प्रेस करूंगा तो मैं लेफ्ट और राइट में सेल्स में जा पाऊंगा। सॉरी मेरा 0 टाइप हो गया। अगर मैं देखो यहाँ पे राइट की तरफ जाऊंगा तो राइट में जाएगा ये सिलेक्शन, और अगर मैं लेफ्ट एरो की प्रेस करके आऊंगा वापस तो ये लेफ्ट की तरफ सिलेक्शन जाएगा। ऐसे ही मैं अपर एरो की प्रेस करता हूँ तो ये अपर साइड जाएगा, और अगर मैं लोअर एरो की प्रेस करता हूँ तो ये लोअर साइड में जाएगा। अगर आप लगातार प्रेस करके रखोगे तो ये नीचे की तरफ ही जाता रहेगा, और अगर आप लगातार ऊपर की तरफ प्रेस करके रखोगे तो ये ऊपर की तरफ जाएगा। अगर मैं 1 टाइम प्रेस करूँगा तो ये एक ही सेल में मूव करेगा, जैसे ये, या फिर कुछ इस तरीके से ये। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक चीज़ और होती है कि ये तो था अपर एरो की और राइट एरो कीज, लेफ्ट एरो की या फिर डाउन एरो की से मैं सेल में मूव कर रहा था। अब यहाँ पे एक और चीज़ होती है जो आपको, अगर आपने कहा कि मुझे खाली कॉलम्स में ही मूव करना है, कॉलम्स मैंने अभी आपको बताया कि जो हमारे अल्फ़ाबेट्स वाले हैं हेडिंग्स, वो सारे कॉलम्स हैं, और जो लेफ़्ट साइड में आप नंबर्स देख रहे हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरीके से नंबर्स जो हैं ये हमारे रोज़ होते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपको खाली रोज़ में या कॉलम्स में ही इंडिविजुअली आपको मूव करना है तो कॉलम्स के लिए आप प्रेस करते हो टैब की। टैब की जैसे ही मैं प्रेस करता हूं तो यहाँ पे देखो नेक्स्ट कॉलम पे पहुंच जाएगा। बट एक चीज़ का आप लोगों को ध्यान रखना है, ये टैब की से जब जाएगा तो ये नेक्स्ट ही कॉलम पे जाएगा, प्रीवियस कॉलम पे नहीं आएगा, हमेशा नेक्स्ट कॉलम पे जाएगा। अगर प्रीवियस कॉलम पे आपको वापस आना है तो लेफ्ट एरो की से ही वापस आएगा ये। और अगर मैं एंटर प्रेस करता हूं तो ये आप देख सकते हो कि डाउन एरो की या डाउन पे जाएगा ये एंटर प्रेस करके। जितनी बार आप एंटर प्रेस करोगे उतनी बार ये आपका डाउन जाएगा, यानी कि बॉटम की साइड की रोज में जाएगा। और वापस आना हो तो अपर एरो की से ही आप वापस आ सकते हैं। इसके लिए आपके पास कोई और शॉर्टकट की नहीं है कि आप वापस आने के लिए एरो कीज़ के अलावा और कोई भी की यूज़ कर सकते हो। तो दैट इज़ वाई ये स्प्रेडशीट में आप जो भी टाइप करते हो वो इन सेल्स में ही टाइप होगा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे जैसे मैं कर देता हूँ, अपना नाम टाइप कर देता हूँ, एंटर प्रेस करता हूँ और भी कुछ नाम टाइप कर देता हूँ, जैसे कुछ ये, और भी नाम जैसे ये, और कुछ इस तरीके से और नाम कर देता हूँ, और कुछ ये, और कुछ ये। तो ये रैंडमली मैंने कुछ नाम सेलेक्ट किए और मैंने इसको इन सेल्स में सेव कर दिया, या फिर आप कह सकते हो यहाँ पे टाइप कर दिया मैंने। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको दिखाना चाहता हूँ। शिफ्ट के साथ अगर मैं अपर एरो की प्रेस करूँगा तो ये रिवर्सली सिलेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप शिफ्ट के साथ अपर एरो की से नीचे से आप ऊपर तक सेलेक्ट कर सकते हैं अपने डेटा को। इसी तरीके से डेटा एंट्री होती है। और अगर मैं यहाँ पे ऊपर की साइड हूँ, कंट्रोल Z से मैं वापस ले आता हूँ नाम, अगर मैं ऊपर की साइड आ जाता हूँ अपने नाम के ऊपर और शिफ्ट के साथ डाउन एरो की प्रेस करूँगा तो देखिए यहाँ पे ये नीचे की साइड सेलेक्ट होता चला जाएगा। अब दोस्तों, यहाँ पे नीचे की साइड हो चाहे ऊपर की साइड हो, डेटा हमने सेलेक्ट किया, और यहाँ पे आप देखते हो कि किसी भी सेल पे अगर मैं जाऊँ या फिर इस सिलेक्शन पे मैं जाऊँ जो मैंने यहाँ से सेलेक्ट किया, कुछ इस तरीके से आप देख रहे हो इस सिलेक्शन में बॉटम राइट साइड में एक छोटा सा पॉइंट आ रहा है। इट इज कॉल्ड आवर फिल हैंडल। फिल हैंडल होता है कि आप किसी भी चीज़ को कॉपी कर सकते हो, चाहे वो फॉर्मूला हो या फिर आप कोई डेटा आपने इंसर्ट किया हो, या फिर कोई भी चीज़, कोई भी नाम या कोई भी नंबर, कुछ भी आप जो भी लिखते हो वो दूसरे सेल्स में कॉपी कर सकता है। तो फिल हैंडल का मतलब यही होता है कि फिल करना, हैंडल के ज़रिए जो भी हमने वैल्यू दी है या जो भी फॉर्मूला दिया है वो दूसरे सेल में भी फिल कर सकते हो आप। तो देखिए मैं इसका यूज़ करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पे मैं फिल हैंडल
यूज़ करता हूँ 4 कॉलम्स तक। तो देखो यहाँ पे जो भी मैंने सेलेक्ट किया था वो यहाँ पे भी कॉपी होके आ चुके हैं तीनों कॉलम्स में। मैंने अभी आपको बताया था फिल हैंडल का काम होता है कि आप अपना जो भी डेटा या जो भी नाम या जो भी नंबर्स एक सेल में आप टाइप करते हो, फिल हैंडल उसको दूसरे सेल में भी कॉपी कर देता है। ये तो हुआ नॉर्मली मैंने नाम लिखे थे उनको दूसरे कॉलम्स में इसने कॉपी कर दिया। मैं इसको अभी डिलीट कर देता हूँ डिलीट बटन से, बिकॉज ये सिलेक्टेड हैं। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ नंबर्स की, जैसे मैंने यहाँ पे नंबर लिखा 1, एंटर प्रेस किया तो यहाँ देखिए नंबर 1 जो है वो हमारा राइट साइड में होके आ गया। एक चीज़ का हाँ आप लोगों को मैं पहले बता देना चाहता हूँ, एक्सेल में एक चीज़ बाय डिफ़ॉल्ट होती है कि अगर मैं यहाँ पे अपना नाम लिखूँ अपर सेल में, जैसे मैंने नाम लिखा और एंटर प्रेस किया, तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो भी हम टेक्स्ट टाइप करते हैं वो हमेशा लेफ़्ट अलाइनमेंट से आता है, यानी लेफ़्ट साइड से ही लिखता हुआ आता है। बट अगर मैं कोई नंबर टाइप करता हूँ, जैसे मैंने 5 टाइप किया या फिर 4 टाइप किया, जैसे ही एंटर प्रेस किया तो ये बाय डिफ़ॉल्ट राइट साइड में अलाइन होके आता है। इसमें दोस्तों आपके पास बाय डिफ़ॉल्ट राइट अलाइनमेंट ही होता है नंबर्स के लिए, लेकिन आप ये कर सकते हो कि इसमें अलाइनमेंट्स दे सकते हो। जैसे मैंने ये सेल सेलेक्ट किया और फाइल में आपके पास यहाँ पे अलाइनमेंट्स आ जाते हैं, तो मैं अलाइन सेंटर कर देता हूँ। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे सेंटर आ जाएगा, लेफ़्ट में आ जाएगा, राइट में आ जाएगा। तो ये तो हमने बाय डिफ़ॉल्ट से अलग कस्टमली सेलेक्ट किया अलाइनमेंट और हमारे पास अलाइनमेंट्स आ गए। यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट देखिए राइट साइड में ही है, हमने खाली कोई राइट या लेफ़्ट नहीं किया। यहाँ पे हमने सेलेक्ट किया था इसलिए राइट में भी आ गया, लेफ़्ट में भी आ गया और सेंटर में भी आ गया। ठीक, अब यहाँ पे आप देख सकते हो, जैसे मैं इन तीनों को सेलेक्ट करता हूँ पहले डाउन एरो की से और अभी डिलीट करता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट इसलिए भी होती है क्योंकि हमारे को एक्सेल बहुत ज़्यादा सहूलियत देता है, बहुत सारी हमारे को काम आसान कर देता है और हमें कुछ ऑप्शंस ऐसे मिलते हैं जिससे हमें डेटा एंट्री करने में आसानी होती है। जैसे मैं अगर अपना नाम लिख दूं, ये मैंने अपना नाम लिखा। अब देखिए मैं एंटर प्रेस करता हूं और वापस अपर एरो की से इस सेल में जाता हूं। मैं माउस पॉइंटर अभी हटा देता हूं। तो आप देख रहे हो मेरा नाम जो है वो पूरा नाम मैंने लिखा और वो एक सेल से दूसरे सेल में जा रहा है। बट दोस्तों ये आप थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा कि ये एक ही सेल में लिखा हुआ है, दूसरे सेल में ये नहीं जा रहा है। बिकॉज ये सिर्फ शो कर रहा है कि F कॉलम में मैंने 7 नंबर सेल पे मैंने अपना नाम लिखा, लेकिन ये शो कर रहा है कि ये G7 तक भी जा रहा है। जबकि G7 पे अगर मैं टाइप करूँ कुछ और, जैसे मैंने टाइप कर दिया कुछ ये और एंटर प्रेस किया, तो देखिए जो मैंने नाम टाइप किया था जो G7 में जा रहा था वो हाइड हो गया। जितना पोर्शन मेरे नाम का G7 कॉलम में जा रहा था वो हाइड हो गया, बिकॉज G7 पे मैंने अपना दूसरा नाम टाइप कर दिया जो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पे मैं अगर मैं ये नाम डिलीट कर दूँ तो वापस देखो मेरे नाम के इनिशियल्स या मेरे नाम के अल्फ़ाबेट्स जो हैं वो विजिबल हो जाएंगे G7 पे। बट रिमेंबर ये F7 कॉलम के 7 नंबर सेल में ही लिखा हुआ है। अब आप अगर चाहो तो इसको एक सेल में ही दिखा सकते हो। मैं यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट में एक्सेल ने हमें एक सहूलियत दी है कि मैं इस कॉलम का साइज़ अपने नाम के अकॉर्डिंग इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकता हूँ। उसके लिए मैं यहाँ पे कॉलम्स के पार्टीशंस पे जाऊँगा तो देखिए कुछ इस तरीके का आपको माउस पॉइंटर देखने को मिल जाएगा। तो इस तरीके का माउस पॉइंटर आपको देखने को मिलेगा। इसमें भी आप देख सकते हो कि ब्लैक कलर में जो एरोज़ हैं, टॉप टू डाउन वाला एरो में कोई एरो नहीं बना हुआ, लेकिन लेफ़्ट टू राइट वाले में 2 एरोज़ बने हुए हैं, एक लेफ़्ट की साइड और एक राइट की साइड, जो हमें इंडिकेट करते हैं कि ये आप कॉलम का साइज़ लेफ़्ट की साइड कम कर सकते हो और राइट की साइड ज़्यादा बढ़ा सकते हो। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे मैंने इस पर क्लिक किया और ये कॉलम सेलेक्ट हो गया। अब मैं इसका साइज़ इंक्रीज़ कर सकता हूँ यहाँ तक। तो देखिए F7 सेल में
मेरा पूरा नाम आ जाता है। ठीक, और अगर मैं यहाँ पे वापस कर दूं तो ये यहाँ पे वापस आ जाएगा। एक और तरीका होता है दोस्तों, अगर मैं इन पार्टीशंस पे जो F और G के बीच में जो पार्टीशन दिया हुआ है, अगर मैं उसको करूं डबल क्लिक, तो आप देख सकते हो यहाँ पे डबल क्लिक मैं करूंगा। यहाँ पे डबल क्लिक करते हैं, 2 बार माउस बटन पे क्लिक करना है, तो ये ऑटोमेटिकली जितना भी टेक्स्ट आपने लिखा होगा वो सब आपके पास एक सेल में ही दिखाई दे जाएगा और सेल का या कॉलम का साइज आपका इंक्रीज या डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे और भी तरीके से देख लेते हैं डेटा एंट्री हम कैसे करते हैं। और उससे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि मैं यहाँ पे अपना जो मैंने नाम लिखा उसको मैं फॉर्मेटिंग करना चाहता हूँ, कि फॉर्मेटिंग कैसे कर सकता हूँ। तो यहाँ पे आपके पास होम मेन्यू में फॉन्ट सेक्शन आता है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो हमारी टैब्स हैं, होम रिबन या फिर इंसर्ट रिबन वगैरह, जो मैं बोल रहा था आपको कि हम इन्हें रिबन्स भी बोल सकते हैं, टैब भी कह सकते हैं। तो होम टैब में आप देख सकते हो यहाँ पे काफ़ी सारे सेक्शंस बने हुए हैं, जैसे क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, अलाइनमेंट, नंबर, स्टाइल, सेल और एडिटिंग। तो यहाँ पे ये सारे सेक्शन होम मेन्यू में आपको दे रखे हैं या होम टैब में आपको दे रखे हैं, और इसमें बहुत सी कमांड्स जो हैं वो क्लिप करके दे रखी हैं, ताकि आपको एक ही कैटेगरी की कमांड्स एक साथ मिल जाएं, अलग अलग ना मिलें। पहले के वर्जन्स में क्या होता था, 2007 वर्जन से पहले जो वर्जन होते थे, 2003 वर्जन, वहाँ पे एक ड्रॉप डाउन मेन्यू होती थी और ड्रॉप डाउन मेन्यू में बहुत सारे कम ऑप्शंस होते थे। लेकिन अब एक्सेल ने आपको सारे ऑप्शंस ओपन करके दे दिए हैं, कोई ड्रॉप डाउन कुछ नहीं आने वाला। यहाँ पे आपको आपके सामने बहुत सारे, मतलब आप कह सकते हो कि सारी कमांड्स हैं जो आप ओपनली यूज़ कर सकते हो। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैं फॉर्मेटिंग करने जा रहा हूँ। मैं इस सेल को जो भी वैल्यू है इसको बोल्ड कर सकता हूँ, इटैलिक कर सकता हूँ, अंडरलाइन कर सकता हूँ। यहाँ से मैं फ़ॉन्ट चेंज कर सकता हूँ। मेरे पास कुछ हिंदी के फ़ॉन्ट्स भी हैं जो मैं आपको आगे के ट्यूटोरियल्स में बताऊँगा। और मेरे ग्राफिक डिज़ाइनिंग के ट्यूटोरियल्स देखना ना भूलिएगा, उसमें कोरोडो और फोटोशॉप के मैं बना ही रहा हूँ। अब यहाँ पे मैंने एरियल ब्लैक कर दिया, तो यहाँ पे एरियल ब्लैक हो गया। अब ये फिर दोबारा सेल से बाहर जा रहा है, तो मैं पार्टीशंस पे डबल क्लिक करूँगा और ये सेल का साइज़ और बढ़ा देगा। यहाँ से आप देख सकते हो कि मैं फ़ॉन्ट का साइज़ इंक्रीज़ कर सकता हूँ, डिक्रीज़ कर सकता हूँ, 10, 8, 9 या फिर 11। बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारा 11 साइज़ था, 12 करूँगा, हल्का सा इंक्रीज़ हो जाएगा। आपके पास यहाँ पे भी ऑप्शंस आते हैं, इंक्रीज़ फ़ॉन्ट और डिक्रीज़ फ़ॉन्ट साइज़। आप यहाँ से भी कर सकते हो, जैसे 12 के बाद 14 हो गया, 16 हो गया, 18 हो गया, या डिक्रीज़ में मैं 12 कर देता हूँ वापस। यहाँ पे मैं कलर भी दे सकता हूँ फ़ॉन्ट को, जैसे मैंने रेड कलर दे दिया, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, जो भी आपको चाहिए वो आप दे सकते हो। जैसे मैं रेड कलर दे देता हूँ। और यहाँ पे मैं दे देता हूँ फिल कलर। फिल कलर दोस्तों, यहाँ पे जो भी मैंने सेल सेलेक्ट किया है उसमें आप फिल कलर दे सकते हो। जैसे मैंने दे दिया ग्रीन या येलो कलर दे देता हूँ, बिकॉज़ ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है येलो एंड रेड का। इसमें क्या होगा कि येलो कलर के ऊपर रेड कलर जो है वो विजिबल अच्छे से होकर आएगा। इसमें लास्ट ऑप्शन हमारा आता है बॉर्डर्स। अभी आप देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पे इस सेल पे कोई बॉर्डर नहीं है, और ये थोड़ा सा लग रहा है कि इसके साथ भी मिला हुआ है, इसके साथ भी मिला हुआ है। इंडिविजुअली अगर आपको दिखाना है ये बॉर्डर में, तो आप यहाँ पे जाके बॉर्डर्स में जाके ऑल बॉर्डर्स कर सकते हो, ताकि इसके ऊपर भी एक बॉर्डर बन के आ जाए। है ना कमाल का दोस्तों ऑप्शन। यहाँ पे फॉर्मेटिंग भी हो गई, बॉर्डर्स भी हो गया, कलर्स भी आ गए। तो एक्सेल आपको यहाँ पे बहुत सारी सहूलियतें देता है। अब यहाँ पे अगर मैं कोई और नाम लिखूं, जैसे मैंने यहाँ नाम लिखा ये, अब हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट जो एक्सेल है वो हमें एक सहूलियत और दे रहा है कि मैंने जैसे अपने नाम के ऊपर फॉर्मेटिंग की ये वाली, यही फॉर्मेटिंग मैं इस दूसरे नाम के ऊपर भी करना चाहता हूँ। तो मैंने पहले क्या करते थे कि हम बार बार जाके देखते थे कि उस सेल में हमने क्या फ़ॉन्ट दिया है, या फिर क्या बोल्ड इटैलिक क्या किया है, या फिर फ़ॉन्ट साइज़ क्या रखा है, बॉर्डर दिया है कौन सा दिया है, या फिर कलर कौन से दिए हैं।
तो वो हमें वहाँ जाके देखना पड़ता था और सिलेक्ट करना पड़ता था। लेकिन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ने हमें एक सहूलियत ये भी दे दी है कि हमारे पास जो ऑप्शन है एक फॉर्मेट पेंटर का। फॉर्मेट पेंटर दोस्तों बहुत कमाल का ऑप्शन है। इसमें जो भी आप सेल में फॉर्मेट करते हो या जो भी आप सेल में फॉर्मेटिंग देते हो, किसी भी आप कह सकते हो कि सेल में जो भी आपने लिखा है वो आप उसको जो भी फॉर्मेटिंग देते हो वो फॉर्मेटिंग आप किसी भी और टेक्स्ट पे भी कर सकते हो या किसी भी और सेल की वैल्यू पे भी अप्लाई कर सकते हो, बिना ये देखे कि आपने कौन सा फॉन्ट लिया था या कौन सा नंबर लिया था फॉन्ट का, या फिर क्या सेल, क्या नंबर, या फिर क्या कलर सेल का सिलेक्ट किया था, बोल्ड इटैलिक किया था या नहीं किया था। उसके लिए मैं क्या करता हूँ दोस्तों, यहाँ पे मैं इस सेल को सिलेक्ट करता हूँ जिसमें मैंने अपना नाम लिखा हुआ है और यहाँ पे फॉर्मेट पेंटर में मैं क्लिक कर देता हूँ। फॉर्मेट पेंटर ओपन हो जाता है तो देखिए दोस्तों मेरा माउस पॉइंटर कुछ इस तरीके का हो जाता है। थिक प्लस का साइन तो हमारा आता ही है, साथ ही साथ यहाँ पे पेंट ब्रश भी बन के आ जाता है। जो आप देख रहे हो ये पेंट ब्रश बन के आ गया माउस पॉइंटर। और एक चीज़ का और ध्यान रखिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने फॉर्मेट पेंटर जैसे ही ऑन किया तो मेरे नाम के ऊपर देखो ये ब्लिंकिंग लाइन चलने लग गई है, चारों तरफ से ब्लिंक कर रहा है। जैसे आप किसी फंक्शन की लाइटिंग्स देख सकते हो उस तरीके से ब्लिंकिंग लाइन आ रही है। इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पे मैंने फॉर्मेट को कॉपी कर लिया है। फॉर्मेट मींस जो हमने फॉन्ट या फिर कलर्स वगैरह दिए थे उसको मैंने कॉपी कर लिया है। अब मुझे ये जो दूसरा नाम है उस पर मैंने कहा मुझे पेस्ट कर देना है, यानी कि वही फॉर्मेटिंग मुझे इस दूसरे नाम पे भी अप्लाई कर देनी है। तो यहाँ पे मैं इस सेल पे जाके बस एक बार माउस क्लिक करूँगा तो देखिए दोस्तों यहाँ पे वो फॉर्मेटिंग अप्लाई हो चुकी है। एरियल ब्लैक फॉन्ट है, बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन है, 12 साइज़ है, बॉर्डर भी मैंने दिया था वो भी आ चुका है, और यहाँ पे आपने कलर दिया था फॉन्ट को रेड कलर और येलो कलर मैंने फिल कलर दिया था तो वो भी आ चुका है। अब ये आर दूसरे सेल में आपको जाता हुआ दिखाई दे रहा है तो यहाँ से और इसका साइज़ मैं डबल क्लिक करके इस पार्टीशन पे बढ़ा देता हूँ। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे कुछ इस तरीके से आप फॉर्मेटिंग कर सकते हो। ठीक, अब यहाँ पे दोस्तों मैं नेक्स्ट टॉपिक आपका लेता हूँ कि हम डेटा एंट्री और कैसे कर सकते हैं। ये तो डेटा एंट्री मैंने की और उसको आप कैसे क्रिएटिव तरीके से आप दिखा सकते हो उसका सा मैंने छोटा सा एग्जांपल लेके दिखाया अपने नाम के ऊपर और ये दूसरे नाम के ऊपर। मैं यहाँ से इसका जो फॉर्मेटिंग है डिलीट कर देता हूँ या फिर हम दूसरी शीट ले लेते हैं। तो अब दूसरी शीट लेने के लिए मैं यहाँ पे जाता हूँ, शीट 1 आपको बाय डिफ़ॉल्ट दिखाई दे रहा है नीचे। यहाँ पे आप देख सकते हो एक प्लस का आइकन है। प्लस के आइकन से आप जितनी चाहें उतनी शीट्स ले सकते हैं। जैसे मैंने शीट 3 ली या F11 प्रेस करूँगा तो यहाँ पे एक और शीट इंसर्ट हो जाएगी। जैसे मैं अभी प्लस करता हूँ दूसरी शीट पे लेने के लिए तो यहाँ पे देखो शीट 6 हो गई और यहाँ पे मैं F11 प्रेस करता हूँ शिफ्ट के साथ तो देखिए यहाँ पे लेफ़्ट साइड में शीट 6 के लेफ़्ट साइड में शीट 7 आ गई। शिफ्ट और प्लस मैं करता हूँ तो यहाँ पे देखो लेफ़्ट में आ जाएगी हमारी नई शीट, शिफ्ट प्लस F11। तो ये लेफ़्ट साइड में आती हैं। राइट साइड में करने के लिए आप मूव कर सकते हो इनको। जैसे मैंने 11 को यहाँ मूव कर दिया, 10 को यहाँ मूव कर दिया, 9 को यहाँ मूव कर दिया, 8 को यहाँ मूव करा, 7 को यहाँ मूव करा और 6 को मैंने यहाँ मूव कर दिया। तो क्लिक एंड ड्रैग करके आप शीट्स को मूव कर सकते हो पहले, और शिफ्ट प्लस F11 प्रेस करेंगे तो आपको न्यू शीट मिल जाएगी 13। अब मैं 13 शीट को यहाँ 12 के पास कर देता हूँ मूव, यहाँ पे मेरे को रखना है। और अगर आपको नहीं चाहिए तो राइट क्लिक करके डिलीट कर सकते हैं आप इस तरीके से। इन ऑप्शंस को भी मैं बताऊंगा अभी। जो आप देख रहे हो यहाँ पे कुछ डिलीट के, रीनेम के या मूव और कॉपी के हो रहे हैं, मैं वो भी आपको बताऊंगा। तो शिफ्ट प्लस F11 से मैं फिर दोबारा एक शीट इंसर्ट कर लेता हूँ 14th और इसको मैं यहाँ ड्रैग करके रख देता हूँ।
अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैं कुछ आपको डेटा एंट्री करके दिखाऊंगा। जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया एस नंबर। एस नंबर मीन्स सीरियल नंबर आप कह सकते हो। यहाँ पे मैं राइट एरो की प्रेस करके जाता हूँ और यहाँ पे मैं कुछ नेम या फिर मैं लिख लेता हूँ कुछ स्टूडेंट नेम ले लेता हूँ। और यहाँ पे मैं टैब प्रेस करके नेक्स्ट कॉलम में जाता हूँ और यहाँ पे मैं देखता हूँ कि सब्जेक्ट वन ले लेता हूँ, या फिर मैं सब्जेक्ट वन की जगह ले लेता हूँ सब्जेक्ट का नाम इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, साइंस। आप कितने भी सब्जेक्ट्स के नाम ले सकते हैं। जैसे मैंने लिख दिया कंप्यूटर और यहाँ पे इकोनॉमिक्स। आप जो चाहें सब्जेक्ट्स का नाम ले सकते हैं। और यहाँ पे अब मैं नेक्स्ट कॉलम में जाऊँगा, इनका टोटल नंबर ले लूँगा, टोटल मार्क्स। और यहाँ पे मैं इसको लूँगा एवरेज, और यहाँ पे मैं लूँगा परसेंटेज, एंड लास्टली मैं इसको रिज़ल्ट दे दूँगा। तो ये मैंने कुछ लिया। अब मैं इसको शिफ्ट प्लस लेफ़्ट एरो की से कर देना चाहता हूँ सेलेक्ट। सारे मैंने सेल सेलेक्ट किए। अब देखो यहाँ पे दोस्तों कुछ वर्ड्स जो हैं वो हाइड हो रहे हैं, तो मैं इनके किसी भी पार्टीशन पे डबल क्लिक करूँगा तो ये आ गया, और कुछ ये आ गया, और कुछ सेल का साइज़ बढ़ के यहाँ पे भी आ गया। और यहाँ पे मैं सेंटर अलाइनमेंट कर देता हूँ और यहाँ पे कुछ फ़ॉन्ट साइज़ में बड़ा करके फिर दोबारा पार्टीशंस पे डबल क्लिक करके इनको मैं सेल्स के साइज़ बढ़ा देता हूँ, या आप कह सकते हो कॉलम्स के साइज़ में बढ़ा देता हूँ। ठीक। अब यहाँ पे दोस्तों एक चीज़ आती है सीरियल नंबर। मैंने 1 प्रेस किया, 2 प्रेस किया, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 मैंने ये प्रेस किया। आप देख सकते हो दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ है, मैंने मैनुअली एंटर प्रेस करके नीचे तक ये नंबर्स को प्रेस किया। मैं डिलीट कर देता हूँ। अगर मुझे यहाँ पे चाहिए एक सीरीज़ नंबर्स की, तो सीरीज़ मैं दे सकता हूँ। जैसे मैंने इस सेल में 1 प्रेस किया। अब आप देख सकते हो मैंने आपको अभी बताया था यहाँ पे फिल हैंडल होता है जो सेल की वैल्यू को दूसरे सेल्स में कॉपी कर देता है। तो यहाँ से मैं ड्रैग करता हूँ अपना कुछ, ये देखिए सब में 1 1 1 आ गया। और यहाँ पे कुछ ऑटो फिल ऑप्शंस भी आ रहे हैं। मैं इसके एरो में जाऊँगा और एरो में सेल कॉपी सेल का ऑप्शन है। अभी कॉपी सेल का ऑप्शन सिलेक्टेड है, इसलिए जो सेल में लिखा था वही कॉपी हो गया। अगर मैं फिल सीरीज़ सेलेक्ट करता हूँ तो देखिए यहाँ पे 11 तक के नंबर्स ऑटोमेटिकली एक्सेल ने मुझे दे दिए। यानी कि आप सीरीज़ यहाँ से भी बना सकते हो। अगर मैं कॉपी सेल करूँगा तो वापस 1 1 1 हो जाएगा, लेकिन मैं फुल सीरीज़ करूँगा तो यहाँ पे ये सीरीज़ बना के दे देगा। और अब मैं फिल हैंडल से ड्रैग करूँगा तो आगे के नंबर्स भी आपके पास आ जाएंगे। तो देखिए 20 तक आप इस तरीके से सीरीज़ बना सकते हो। और इसमें आपको मैं बता देता हूँ, अगर आपको सीरीज़ बनानी है तो सबसे आसान तरीका है, मैं यहाँ पे 1 लिखता हूँ, एंटर करके यहाँ पे 2 लिखता हूँ और इन दोनों सेल्स को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। और यहाँ पे अब ये मैं फिल हैंडल से नीचे ड्रैग करूँगा तो आप देख सकते हो यहाँ पे सीरीज़ बन के अपने आप आ जाएगी। तो ये 20 तक सीरीज़ आ गई। दैट इज़ वाई दोस्तों हम इसको इलेक्ट्रॉनिक शीट भी बोलते हैं, क्योंकि हमें बहुत सारी फैसिलिटीज़ ये देता है इलेक्ट्रॉनिकली, ऑटोमेटिकली। इसलिए हम यहाँ पे और भी ऑप्शंस का यूज़ कर सकते हैं। इसमें अगर मैं कॉपी सेल करूँगा तो ये 1 2 1 2 को ही कॉपी कर देगा, और अगर मैं फिल सीरीज़ कर रहा हूँ तो यहाँ पे फिल सीरीज़ कर देगा। अब देखो और भी ऑप्शंस मैं कर सकता हूँ। जैसे मैंने 1 सेलेक्ट किया, सॉरी 1 टाइप किया, इसको बोल्ड कर दिया, इटैलिक कर दिया, ग्रो फॉन्ट कर दिया, और यहाँ से मैंने कलर फिल कर दिया। और मैं अगर यहाँ पे इसको ड्रैग कर देता हूँ तो सब में कॉपी सेल्स हो जाएगा, क्योंकि जो भी सेल मैंने लिया था या जो भी सेल की वैल्यू मैंने ली थी, उसको फॉर्मेटिंग की थी, वो सबको इसने कॉपी करके यहाँ पे दे दिया। अब अगर मैं इसके ऑप्शंस पे जाऊँ और
फिल फॉर्मेटिंग ओनली, तो फॉर्मेटिंग हमारी फिल करेगा जितने भी सेल्स सेलेक्टेड हैं सब पे। उसमें आप चाहे अब यहाँ पे कर दो फिल सीरीज़, तो देखो वही फॉर्मेटिंग में सीरीज़ आपकी फिल हो जाएगी, कोई भी अलग से आपको फॉर्मेटिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। है ना कमाल का ऑप्शन दोस्तों। यहाँ पे आप देख सकते हो कि फुल फॉर्मेटिंग ओनली मैंने किया, और यहाँ पे ये जो भी फॉर्मेटिंग मैंने फर्स्ट सेल पे की थी वो यहाँ पे एक्टिव हो गई। अब नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास आता है फिल विदाउट फॉर्मेटिंग। फिल विदाउट फॉर्मेटिंग आप देख सकते हो कि ये फिल तो हो गया लेकिन फॉर्मेटिंग हमारी गायब हो गई। अब फिल सीरीज करूँगा तो फॉर्मेटिंग तो पहले से ही थी, इसलिए ये फॉर्मेटिंग के साथ आया। ठीक, अब यहाँ पे मैं अगर इसको ड्रैग कर दूँ राइट साइड में, तो देखिए दोस्तों यहाँ पे ये फिर दोबारा सबको कॉपी कर देगा, लेकिन मैंने सिर्फ आपको बताने के लिए किया। मैं कंट्रोल Z वापस कर देता हूँ, और अब यहाँ पे मैं कुछ कंट्रोल Z और कर देता हूँ, और मैं इसकी फॉर्मेटिंग भी कंट्रोल Z से वापस अंडू कर देता हूँ। बोल्ड इटैलिक भी मैं हटा देता हूँ, अभी फॉन्ट साइज़ थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। अब यहाँ पे मैं कम से कम 10 स्टूडेंट्स के ही लेना चाहता हूँ, तो मैंने 10 स्टूडेंट्स के लिए 11 तक कर दिया। देखिए कॉपी सेल हुआ, तो कॉपी सेल में जो फॉर्मेटिंग मैंने इस सेल में की थी वो सब पे हो गई। कुछ ये नाम मैंने ले लिए, इनको भी मैं सेम फॉर्मेटिंग देना चाहता हूं, तो मैंने अभी आपको फॉर्मेट पेंटर बताया था, मैंने फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक किया और इन सबको मैंने फॉर्मेट दे दी सेम टू सेम। तो अभी आप देख सकते हो टेक्स्ट मेरा लेफ़्ट साइड में आया है और राइट साइड में मेरा नंबर्स आ गए। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे एक और मैं आपको चीज़ बताता हूँ, इसको मैं सेंटर अलाइनमेंट कर देता हूँ, इसको भी मैं सेंटर अलाइनमेंट कर देता हूँ। अब यहाँ पे मैंने सब्जेक्ट्स के नाम लिखे, मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ। सब्जेक्ट्स के नाम के नीचे अब मुझे नंबर्स देने हैं, तो नंबर्स के लिए मैं एक काम ये कर सकता हूँ कि मैं इन सबको सिलेक्ट कर सकता हूँ, इन सेल्स को। तो मैं जैसे ही यहाँ पे एक नंबर दे देता हूँ 65, एंटर प्रेस करता हूँ 68, तो ये तो मैं एंटर प्रेस करके दे रहा हूँ नंबर। मैं कंट्रोल Z कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं फिल हैंडल से कर देता हूँ कुछ इतना ड्रैग। अब यहाँ पे मैं 65 देता हूँ, 68, 67, 62, 69। इस तरीके से दोस्तों मैं यहाँ पे नंबर्स को फिल कर सकता हूँ, लेकिन ये सोच सोच के मुझे नंबर लेने पड़ रहे हैं, इसमें हमारा टाइम बहुत किल हो जाएगा और टाइम बहुत लग जाएगा। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ने हमें एक फॉर्मूला दिया है जिससे हम शॉर्टकट तरीके से आपका नंबर्स ला सकता हूँ, किसी भी सब्जेक्ट के नंबर्स मैं यहाँ पे इंसर्ट कर सकता हूँ। तो उसके लिए मैं करता हूँ यहाँ पे इक्वल, मैं फॉर्मूला लिखता हूँ RAND। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे मैंने RAND लिखा, रैंडम का शॉर्ट फॉर्म होता है ये दोस्तों। ये वर्ड कुछ और भी होता है लेकिन मैं उसके बारे में आपको नहीं बताऊंगा, बिकॉज हम अभी पढ़ रहे हैं इस वजह से। तो यहाँ पे मैं आपको रैंडम का शॉर्ट फॉर्म बता रहा हूँ। तो रैंडम का शॉर्ट फॉर्म मैंने जैसे ही लिखा RAND, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि दो ऑप्शंस मेरे पास हो गए, एक रैंड का और एक रैंड बिटवीन का। इलेक्ट्रॉनिक शीट है ये, इसी वजह से यहाँ पे ऑप्शंस भी आ जाते हैं कि आप कौन सा फॉर्मूला चूज़ करना चाहते हो। तो मैंने जैसे रैंड बिटवीन का फॉर्मूला लिया, और रैंड बिटवीन का फॉर्मूला मैंने लेके इसको टैब प्रेस किया, तो देखिए दोस्तों यहाँ पे ये फॉर्मूला एक्टिव हो गया। मुझे रैंड बिटवीन का ही फॉर्मूला चाहिए था, बिकॉज यहाँ पे नंबर्स की रेंज मुझे देनी है, इस वजह से मैंने रैंड बिटवीन का फॉर्मूला लिया। अब रैंड बिटवीन का फॉर्मूला लेते ही जैसे ही आप देखो यहाँ पे बॉटम वैल्यू पूछ रहा है और टॉप वैल्यू पूछ रहा है। बॉटम वैल्यू वो है जो, तो यहाँ पे बॉटम वैल्यू आप देख सकते हो कि मैं दे रहा हूँ 40 या 35 दे देता हूँ। 35 से कम नंबर आने नहीं चाहिए, क्योंकि आप एकेडमिक अगर देखो तो उसमें भी मिनिमम वैल्यू 33 होती है, बट मैं 35 लेके चल रहा हूँ। और मैं कॉमा प्रेस करूँगा, इसमें आप टॉप वैल्यू देख सकते हो कि
कितने नंबर से ज़्यादा नहीं आने चाहिए, तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ 90 या 95 से ज़्यादा नहीं आने चाहिए, और ब्रैकेट क्लोज करता हूँ और एंटर प्रेस कर देता हूँ। जैसे ही मैं एंटर प्रेस कर देता हूँ, एक रैंडमली वैल्यू 35 से लेकर 95 के बीच में हमारी आ जाती है। ये रैंडम वैल्यू आई है दोस्तों। अब मैं अगर फिल हैंडल से नीचे ड्रैग करूं तो आप देख सकते हो ये रैंडम वैल्यू जो 72 आई थी वो चेंज हो गई है, बिकॉज रैंड बिटवीन का फॉर्मूला जब तक हमारे सेल्स में लगा रहेगा तब तक ये हर एक न्यू एक्शन पे आपका वैल्यूज़ चेंज होती जाएंगी और एक्सेल हमें रैंडमली वैल्यू देगा। अब अगर मैं फिल हैंडल से यहाँ पे इसको ड्रैग करूँगा इकोनॉमिक्स के नंबर्स तक, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये नंबर्स भी आ जाएंगे जो हमारे अभी तक नहीं आए थे। तो है ना आसान तरीका दोस्तों, यहाँ पे नंबर्स लेने का बहुत ही आसान तरीका है, जिससे आप नंबर्स सोच सोच के नहीं, अपनी प्रैक्टिस के लिए जल्द से जल्द नंबर्स ले सकते हो। मैं इनको भी सेंटर अलाइनमेंट कर देता हूँ और यहाँ पे मैं यही वाली फॉर्मेटिंग आपको देना चाहता हूँ इन नंबर्स को भी। तो मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, फॉर्मेट पेंटर में जाता हूँ और ये नंबर्स को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो इन पे भी यही आ जाएंगे। अब देखिए दोस्तों, मैंने नया एक्शन किया तो यहाँ पे ये फॉर्मेटिंग तो चेंज हुई, साथ के साथ नंबर्स भी नए नए आ गए। अब यहाँ पे दोस्तों मैं एक काम और करता हूँ कि मुझे ये नंबर्स अब फिक्स करने हैं। कोई भी नया एक्शन अगर मैंने लिया तो यहाँ पे नंबर्स चेंज हो जाएंगे, अभी आपने देखा। तो मैं ये नंबर्स चेंज नहीं करना चाहता, इस वजह से मैं इन नंबर्स को फिक्स कर देना चाहता हूँ, जिसके लिए मैं एक काम करता हूँ। यहाँ पे कॉपी का ऑप्शन होता है, जिसकी शॉर्टकट की आप देख सकते हो Ctrl+C होती है। तो इनको मैं कॉपी कर देता हूँ Ctrl+C से। तो देखिए दोस्तों, जैसे फॉर्मेट पेंटर पे आ जाती है ब्लिंकिंग लाइन, वैसे ही कॉपी पे भी आ जाती है ब्लिंकिंग लाइन। और यहाँ पे मैं पेस्ट में जाऊँगा, पेस्ट के इस एरो में, और यहाँ पे मैं कर दूँगा वैल्यूज़। वैल्यूज़ का ऑप्शन थर्ड रो में फर्स्ट ऑप्शन है, मैं इसको सेलेक्ट कर देता हूँ। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे नंबर्स एक बार फिर से चेंज हुए, बट अब यहाँ पे रैंड बिटवीन का फॉर्मूला ख़त्म हो गया। यहाँ पे भी आपको कंट्रोल के ऑप्शंस, कुछ ऑप्शन आ जाएंगे, यहाँ से भी आप वैल्यूज़ का ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो, जो मैंने वहाँ से किया था। सो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप यहाँ से करें या यहाँ से करें, एक ही बात होती है। अब इस ब्लिंकिंग लाइन को हटाने के लिए आप कीबोर्ड पे एस्केप का बटन प्रेस करते हैं, जो आपके टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे सबसे पहला बटन होता है। एस्केप जैसे ही प्रेस करूँगा तो ब्लिंकिंग लाइन हट जाएगी, और किसी और सेल पे मैं क्लिक करूँगा तो ये सिलेक्शन भी हट जाएगा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैं सबसे पहले एक काम करता हूँ, जिन सेल्स पे मैंने अभी कुछ काम नहीं किया उनको भी, और जिन सेल्स पे मैंने यहाँ पे काम कर लिया है बिटवीन से, रैंड बिटवीन से मैंने ये वैल्यूज़ ली, नाम लिए और सीरीज़ ली, इन सब को मैं बॉर्डर देना चाहता हूँ। तो मैं इन सबको सेलेक्ट करता हूँ यहाँ तक, और यहाँ पे मैं ऑल बॉर्डर पे क्लिक कर देता हूँ, तो सब पे एक बॉर्डर बन के आ जाएगा, ताकि ये बाकी सेल्स से इंडिविजुअली आपको दिखाई दे जाए। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैं सबसे पहले ऑप्शन लेता हूँ टोटल मार्क्स में। टोटल मार्क्स में मैं इन सभी सब्जेक्ट्स के टोटल कर देना चाहता हूँ। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे मेरे पास कुछ ऑप्शंस होते हैं जिससे मैं टोटल कर सकता हूँ। सबसे पहला ऑप्शन तो मेरा ये होता है कि मैं कोई फंक्शन इसमें लगा दूँ या फॉर्मूला लगा दूँ। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने फार्मूला बार आपको बताया था। फार्मूला बार में मैं यहाँ पे जाऊँगा और फार्मूला बार में ये fx ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, जिसमें मैं आपको कह सकता हूँ कि कुछ फंक्शंस इसमें से आपको दिखाई दे जाएंगे। अब देखो, यहाँ पे जैसे ही मैंने fx पे क्लिक किया तो यहाँ पे इक्वल टू का साइन पहले ही आ गया। इक्वल टू का साइन पहले ही आने का मतलब है कि हमारा जो भी फॉर्मूला लगेगा वो इक्वल टू के साइन से स्टार्ट होगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे सम का कुछ ऑप्शन आ रहे हैं, सम, एवरेज, इफ, हाइपरलिंक, काउंट, मैक्स और मिनिमम। अगर मैं इसको अभी कैंसिल कर देता हूँ और यहाँ पे मैं रेंज सेलेक्ट कर देता हूँ ये वाली, इसका टोटल आपके पास आएगा 398। अगर मैं इस रेंज को सेलेक्ट करता हूँ तो इसका टोटल 472 आएगा। इसका ऑप्शन आएगा 450, इसका टोटल आएगा 417, इसका ऑप्शन आएगा 349। दोस्तों, मैं इतना भी बड़ा मैथमेटिशियन नहीं हूँ, मुझे कोई एज्यूम नहीं हो रहा है और ना ही मैं
जानता हूँ कि इनका टोटल एग्जैक्टली यही आएगा। ये मैं नहीं कर रहा हूँ, ये एक्सेल आपको करके दिखा रहा है। अगर आप यहाँ नीचे आके देखोगे तो यहाँ पे एवरेज, काउंट और सम आपको टोटल करके दिखा रहा है एक्सेल। तो यहाँ से मैं देखकर आपको बता रहा हूँ कि यहाँ से आप देख सकते हो सम कैसे करना है। तो ये तो हुआ कि ऑटोमेटिकली एक्सेल ने आपको सम करके दिखा दिया है ना, कमाल का ऑप्शन। अब यहाँ पे आप मैनुअली अगर टोटल करना चाहते हो अपने सारे सब्जेक्ट्स के मार्क्स का, तो उसके लिए आपको फॉर्मूला यहाँ पे पुट करना होगा या इंसर्ट करना होगा। उसके लिए मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे fx में जाता हूँ और fx में मैं सम का ऑप्शन सेलेक्ट करके ओके कर देता हूँ। तो यहाँ पे सम का फॉर्मूला आ जाएगा। जैसे ही मैंने सम का फॉर्मूला लिया तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे C2 कॉलम H2 ये लिखा आ रहा है। तो C2 कॉलन H2 का मतलब होता है कि हमने यहाँ पे C2 सेल से लेकर H2 की रेंज सेलेक्ट की जिसमें हमने नंबर्स लिखे हुए हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो उनके नंबर्स भी आपके पास दिखाई दे जाएंगे। C2 में 73, D2 में 49, E2 में 66, F2 में 91, G2 में 35 और 84 H2 में है। तो ये आपकी नंबर्स की रेंज सेलेक्ट हो जाएगी और मैं ओके प्रेस कर देता हूँ। देखो यहाँ पे भी 398 इसका टोटल आ रहा है। मैं ओके प्रेस कर देता हूँ तो देखिए यहाँ पे 398 आपका टोटल आ जाएगा। और इस फिल हैंडल से मैं ड्रैग कर सकता हूँ नीचे, तो यहाँ सबके टोटल्स आ जाएंगे। और इन सब का टोटल भी यहाँ पे आप देख सकते हो नीचे 4124 आ रहा है। एवरेज 412.4 आ रहा है और काउंट 10 आ रहा है क्योंकि मैंने 10 सेल्स को सिलेक्ट किया हुआ है, इस वजह से यहाँ काउंट का ऑप्शन 10 दिखा रहा है। अब यहाँ पे दोस्तों मैं एक काम और कर सकता हूँ। ये तो था मैंने fx से लिया फॉर्मूला। अब अगर मैं यहाँ पे शॉर्टकट की से फॉर्मूला अप्लाई करना चाहता हूँ टोटल का, तो टोटल के फॉर्मूले की शॉर्टकट की है ऑल्ट प्लस इक्वल। ऑल्ट प्लस इक्वल मैं प्रेस करूँगा तो यहाँ देखो दोस्तों, रेंज सेलेक्ट करेगा नंबर की और सम का फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। तो आप देख सकते हो रेंज जैसे ही सेलेक्ट की C2 से H2, तो देखो यहाँ पे ब्लिंकिंग लाइन आ गई। कॉपी के ही फंक्शन में या कॉपी के ऑप्शन में ही नहीं, यहाँ पे जब आप रेंज सेलेक्ट करते हो सम के लिए तब भी ये ब्लिंकिंग लाइन आ जाती है। एक्सेल में इलेक्ट्रॉनिक शीट इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये बिजली की तरह काम करता है। तो अब मैं यहाँ पे एंटर प्रेस कर देता हूँ तो देखिए वही 398 हमारा टोटल आ गया सुमित के मार्क्स का। ऐसे ही मैं अब चाहता हूँ कि ये ऑटोमेटिकली सबके टोटल ले आए, यानी कि बाकी नामों के जो मार्क्स के टोटल हैं वो ऑटोमेटिकली आ जाए। तो मैंने अभी आपको बताया था एक फिल हैंडल से मैं शिफ्ट के साथ डाउन एरो की प्रेस करता हूँ और नीचे के सेल भी सेलेक्ट कर लेता हूँ कुछ इस तरीके से। और अब मैं यहाँ पे प्रेस करूँगा दोस्तों कंट्रोल प्लस डी। कंट्रोल डी शॉर्टकट की होती है सेल में जो भी वैल्यू आप दोगे उसको कॉपी करने के लिए। तो कंट्रोल प्लस डी जैसे ही मैंने प्रेस किया तो यहाँ पे देखो सबके आपके पास टोटल आ गए और वही चीज़ आ गई क्विक एक्सेस की। यहाँ पे कलर, डेटा बार वगैरह के ऑप्शन हैं जो मैं अभी आपको बताऊंगा, वो बात आपका आगे वाले ऑप्शंस में आएगा। यहाँ पे मैं यही फॉर्मेटिंग देना चाहता हूँ तो मैं एक काम करता हूँ, सेल को सेलेक्ट करता हूँ, फॉर्मेट पेंटर ऑन करता हूँ और यहाँ पे भी मैं इन सेल्स पे यही फॉर्मेटिंग कॉपी कर देता हूँ। तो इस तरीके से आप यहाँ पे टोटल मार्क्स ले सकते हो। अब यहाँ पे मैं एवरेज लेता हूँ। एवरेज का फंक्शन भी हमें यहाँ fx से मिल जाएगा। एवरेज ले लेता हूँ, ओके प्रेस करता हूँ तो देखिए दोस्तों अब यहाँ पे C12 से I12 तक के आपको मिल जाएगी रेंज। लेकिन मुझे I12 का नहीं चाहिए क्योंकि यहाँ पे मैंने टोटल मार्क्स लिया हुआ है। टोटल मिला के मैं एवरेज नहीं निकालना चाहता तो मैं यहाँ मैनुअली टाइप कर देता हूँ I की जगह H। तो ये इकोनॉमिक्स तक के ही मार्क्स लेगा और मैं ओके कर देता हूँ तो यहाँ पे इसकी एवरेज निकल आएगी 66.333। एवरेज होता है दोस्तों यहाँ पे जो भी आप नंबर्स लेते हो उनका एक एवरेज होता है, एक बीच का नंबर हो जाता है। जो भी आप नंबर्स लेते हो उनका एक सेंटर का नंबर हो जाता है।
इसको भी मैं शिफ्ट के साथ डाउन एरो की प्रेस करता हूँ और कंट्रोल डी से मैं कॉपी कर देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे सबका एवरेज निकल आएगा। लेकिन मैं चाहता हूँ दोस्तों एक सिंगल नंबर्स में ये आए, पॉइंट में ना आए। तो आप यहाँ पे जाके देख सकते हो, यहाँ पे एक ऑप्शन होता है डिक्रीज डेसिमल। डिक्रीज डेसिमल करता है कि आपकी सारी वैल्यूज़ को एक ही नंबर में कन्वर्ट कर देता है, डेसिमल्स को डिक्रीज करके। तो इस तरीके से आप एवरेज निकाल सकते हो। अब यहाँ पे आता है परसेंटेज। परसेंटेज का फॉर्मूला हम जब भी रिजल्ट आता था तो सबसे पहले हम परसेंटेज निकालते थे कि भाई परसेंटेज कितनी बनी। परसेंटेज से हमारा होता था कि हाँ भी उसको इतने परसेंटेज मिले, मुझे इतने मिले, या मुझे उससे ज़्यादा मिले या कम मिले। तो हम परसेंटेज से रिजल्ट्स कंपेयर करते थे। तो यहाँ पे भी आप परसेंटेज निकाल सकते हो। परसेंटेज निकालने के लिए मैं फंक्शन या फॉर्मूला पुट करता हूँ। यहाँ पे एफएक्स में अगर मैं जाके देखूँ तो परसेंटेज का कोई फॉर्मूला आपको दिखाई नहीं देगा। मैं यहाँ से स्क्रॉल डाउन करता हूँ तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि परसेंटेज नाम से कोई फॉर्मूला नहीं है। तो यहाँ पे मैं फंक्शन यूज़ करता हूँ। अब फंक्शन और फॉर्मूला में क्या होता है दोस्तों डिफरेंस? फंक्शन और फॉर्मूला में डिफरेंस ये होता है कि अगर मैं कोई भी फॉर्मूला यूज़ करता हूँ तो वो प्री डिफाइंड फॉर्मूला होता है, जो मैंने एफएक्स में आपको बताया। यहाँ पे सम, एवरेज, इफ, हाइपरलिंक, ये सब आपके प्री डिफाइंड फार्मूलाज हैं, जिनसे आपको डायरेक्ट आपके पास ऑप्शंस आ जाएंगे और आप डायरेक्ट इसमें ले सकते हो कोई भी वैल्यू। लेकिन अगर आप फंक्शन यूज़ करते हो तो आप फॉर्मूला मैन्युअली टाइप करते हो फंक्शन में। जैसे मैंने इक्वल लिया और इक्वल टाइप करके मैंने लिया यहाँ पे टोटल मार्क्स डिवाइडेड बाय, डिवाइड करूँगा जितने भी मेरे सब्जेक्ट्स हैं, जैसे इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, साइंस, कंप्यूटर, इकोनॉमिक्स, 6 सब्जेक्ट्स हैं। तो ऑब्वियसली ये 600 के होंगे, बिकॉज पर सब्जेक्ट आपके 100 मार्क्स होते हैं, इस वजह से। तो मैं डिवाइड करूँगा 600 से, और डिवाइड करने के बाद मैं इसमें इनटू कर दूंगा, स्टार से मैं इनटू कर देता हूँ 100 से। तो आप देखो यहाँ पे एंटर प्रेस करते ही परसेंटेज निकल आएगी 66.3। एवरेज और परसेंटेज एक नंबर नहीं होता दोस्तों, अलग अलग नंबर्स भी हो सकते हैं। इस चीज़ का ध्यान रखना। आप प्लीज़ कंफ्यूज मत हो जाइएगा कि एवरेज में भी 66 आ रहा है, परसेंटेज में भी 66 आ रहा है, लेकिन ये दोनों अलग नंबर्स भी हो सकते हैं। तो प्लीज़ कंफ्यूज मत होइएगा, बिकॉज यहाँ पे आपके ऑलमोस्ट यही नंबर्स आ रहे हैं। ठीक, तो कंफ्यूज मत होइएगा अगर नंबर्स आपके चेंज हो रहे हैं। जैसे यहाँ पे अगर मैंने कर दिया 74 कर देता हूँ, एंटर प्रेस कर देता हूँ, तो देखिए दोस्तों यहाँ पे एवरेज और ये भी अलग हो गया। यहाँ पे मैंने कर दिया 84, एंटर प्रेस करता हूँ तो ये कुछ इस तरह से चेंज हो जाएंगे। तो परसेंटेज मैंने निकाला। परसेंटेज निकालने का एक और भी तरीका होता है, मैं इसको डिलीट करता हूँ। यहाँ पे मैं आधा काम करूँगा और आधा काम हमारा एक्सेल सेल पे एक्सेल करके देगा। तो मैं इक्वल करता हूँ, टोटल मार्क्स को करता हूँ, डिवाइड कर देता हूँ यहाँ से 600 से। तो देखो दोस्तों यहाँ पे डिवाइड होके आंसर आ जाएगा 0.66 या 66। मैं इसको कन्वर्ट कर देता हूँ परसेंटेज में। तो यहाँ आप देख सकते हो परसेंटेज का साइन है, मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये परसेंटेज में कन्वर्ट होकर आ जाएगा। और शिफ्ट के साथ मैं डाउन एरो की प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे कंट्रोल+D प्रेस कर देता हूँ, जिससे बाकी सबकी परसेंटेज भी आ जाएगी एग्जैक्ट। तो इस तरीके से आप परसेंटेज कैलकुलेट कर सकते हो किसी भी डेटा एंट्री में। उसके बाद दोस्तों हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन आता है रिज़ल्ट का। अब जो मैंने ये मार्कशीट बनाई है, इसमें मैं रिज़ल्ट देना चाहता हूँ कि कौन बच्चा फेल हुआ है, कौन बच्चा पास हुआ है, या कौन एवरेज पे है, या फिर कौन किस नतीजे पे पहुँचा है। उसके लिए मैं एक फंक्शन और यूज़ करूँगा, या फॉर्मूला आप कह सकते हो। फॉर्मूला अगर मैं लगाऊँ यहाँ से इफ़ का फॉर्मूला, इफ़ का फॉर्मूला मैं इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि मैं इसमें कंडीशंस देना चाहता हूँ कि अगर आपके पास ये नंबर हैं तो क्या रिज़ल्ट आएगा, अगर जो भी नंबर है उससे क्या रिज़ल्ट आएगा। इसलिए मैं अगर यानी इफ़ का फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई कर देना चाहता हूँ। तो इफ़ का फॉर्मूला मैं अप्लाई करूँगा तो उसके लिए मैंने यहाँ पे इफ़ का फंक्शन
या फॉर्मूला यूज़ किया। फंक्शन के फॉर्मेट में भी आप यूज़ कर सकते हो और आप देख सकते हो यहाँ पे फॉर्मूला भी है। ओके प्रेस करता हूँ तो लॉजिकल टेस्ट सबसे पहले पूछ रहा है। ओके प्रेस मैंने किया तो यहाँ पे देखो ब्रैकेट ओपन हो गया और लॉजिकल टेस्ट मुझसे पूछ रहा है कि अगर फर्स्ट सेल ऑफ परसेंटेज जो है C2, मैं यहाँ पे C2 प्रेस कर देता हूँ। C2 अगर ग्रेटर देन है और इक्वल है, सबसे बड़ा नंबर आप देख सकते हो यहाँ पे 91 है, तो मैं 90 कर देता हूँ। 90 से बड़ा है, या फिर मैं एक काम करता हूँ, रिजल्ट में निकालता हूँ परसेंटेज के अकॉर्डिंग। परसेंटेज में कहता हूँ कि K2 में जो भी वैल्यू है अगर वो बड़ी है या इक्वल है। सबसे बड़ी परसेंटेज दोस्तों यहाँ पे हमारे पास है 79, तो यहाँ से मैं 75 राउंड में ले लेता हूँ। 75% से अगर बड़ा है या बराबर है तो आपको क्या होना चाहिए, वैल्यू इफ ट्रू, तो मैं यहाँ पे लगा दूंगा पास, और अगर वैल्यू गलत हुई तो मैं यहाँ पे लगा दूंगा फेल। तो यहाँ पे मैं ओके कर देता हूँ तो देखो यहाँ पे फेल हो गया। अगर मैं यहाँ पे ड्रैग करके देखूँ तो जो पास है वो 79 के अबव है, 75 के बाद पास वाला फेल है, या फिर 77 वाला पास है। बाकी सब फेल हो गए जो 75 से नीचे हैं। लेकिन ये तो हुआ पास फेल की ही मैंने लगाई। लेकिन अगर मुझे इसमें एवरेज भी अगर देना हो तो दोस्तों यहाँ पे मुझे थोड़ा सा डिफ़िकल्ट ये हो जाता है कि मैं अगर फॉर्मूला यूज़ करूँगा तो मैं खाली यही कंडीशन दे सकता हूँ। तो मैं एक काम करता हूँ, इन सबको अभी डिलीट कर देता हूँ और अपने रिज़ल्ट के फर्स्ट सेल में ही जाके फॉर्मूला बार से ही मैं एडिट कर देता हूँ इस फॉर्मूले को। यहाँ पे दोबारा मैं इफ़ की कंडीशन लेता हूँ और टैब प्रेस करके ले लेता हूँ। लॉजिकल टेस्ट मेरा ये कहता है कि फर्स्ट सेल ऑफ परसेंटेज मैंने सेलेक्ट किया, ग्रेटर देन या इक्वल है 70% के, तो यहाँ पे मैं दूंगा एवरेज। और 70% से जो नीचे हैं उनको भी मैं देना चाहूँगा, तो मैंने यहाँ पे किया इफ़, फिर दोबारा लिया और टैब प्रेस करके ले लिया। लॉजिकल टेस्ट मेरा अगेन कहता है कि परसेंटेज के फर्स्ट सेल पे मैं जाऊँगा और ग्रेटर देन या इक्वल है 65 के, 65% के, तो मैं यहाँ पे इसको दे दूँगा नीड इम्प्रूवमेंट, और यहाँ से मैं इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करूँगा और 65 से जो नीचे हैं उन्हें ऑटोमेटिकली मैं फेल का दे दूँगा। तो यहाँ पे मैं एंटर प्रेस करता हूँ। लेकिन एंटर प्रेस करने के लिए भी मुझे एक काम ये करना पड़ेगा कि मैं फेल के पास जाके 2 ब्रैकेट्स और ऑफ करूँगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे 2 ब्रैकेट्स और लिए, एक इस इफ़ का और एक इस इफ़ का। तो यहाँ पे मैंने 2 ब्रैकेट्स और ऑफ कर दिए, तो 3 ब्रैकेट हमारे क्लोज हो गए, 1 2 एंड 3। एंड नाउ प्रेस एंटर। तो यहाँ पे देखो दोस्तों, मैं इसको दिखा देता हूँ, नीड इम्प्रूवमेंट की 65 से अगर बड़ा है तो नीड इम्प्रूवमेंट आ गया। नीचे ड्रैग करता हूँ और कंट्रोल डी प्रेस करता हूँ, तो देखिए जो 70 के बराबर है या 70 से अबव हैं उनको मैंने एवरेज दे दिया, जो 65 से अबव है वो नीड इम्प्रूवमेंट आ गए। ठीक, तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पे आप रिजल्ट भी दे सकते हो, पास फेल का या फिर नीड इम्प्रूवमेंट का। तो दोस्तों यहाँ पे डेटा एंट्री इस तरीके से होती है। और अब यहाँ पे मैं एक कंडीशन और बताऊंगा, उसके बाद के सारे ऑप्शंस मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो पे बताऊंगा, नहीं तो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी ये वीडियो। ऑलरेडी मेरी वीडियो हो चुकी है आप कह सकते हो 74 मिनट्स की। बाकी और लंबी वीडियो भी और मैं बता देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। मैं एक लंबी ही वीडियो आपके लिए बनाने आया था। मैंने शुरुआत में बोला था कि ये लंबी वीडियो है, तो प्लीज़ इसे ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पे मैं इन नंबर्स को सिलेक्ट करता हूँ जो हमारे सब्जेक्ट्स के नंबर हैं। यहाँ पे एक चीज़ और आती है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग।
कंडीशनल फॉर्मेटिंग दोस्तों ये कहता है कि आपकी जो भी कंडीशन हो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे फॉर्मेटिंग आ जाए और इम्प्रूवमेंट या फिर परफॉर्मेंस आपको देखने को मिल जाए कि आपकी परफॉर्मेंस कितनी है नंबर्स की। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग में मैं जाता हूँ, हाईलाइट सेल रूल पे जाता हूँ, यहाँ पे ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन, इक्वल, टेक्स्ट दैट कंटेन या फिर टेक्स्ट डेटा डेट अकरिंग होता है या डुप्लीकेट वैल्यूज़ वगैरह होता है, तो वो मैं कर देता हूँ। जैसे ग्रेटर देन मैंने कहा अगर 55 से अबव है, देखिए 55 से अबव जितने भी नंबर हैं वो सब हाईलाइट होके आ गए। या फिर मैंने कहा 76 से जो अबव हैं वो नंबर हाईलाइट होके आ जाएं, तो वो नंबर्स हाईलाइट होके आ गए। और इसमें और भी कलर्स आप कर सकते हो, जैसे येलो कलर कर सकते हो या फिर आप कर सकते हो ग्रीन फिल कर सकते हो या फिर रेड टेक्स्ट या लाइट रेड फिल कर सकते हो। इस तरीके से आप यहाँ पे फॉर्मेटिंग दे सकते हो इसकी। उसके बाद लेस देन अगर आप देखो तो लेस देन मैंने कहा कि 74 से जितने भी नंबर लेस देन है यानी कि कम हैं उनको हाईलाइट करो। इसमें भी वही कलर्स आ जाते हैं जो आपके मैंने अभी दिखाए थे ग्रेटर देन में। यहाँ पे आप देख सकते हो बिटवीन, बिटवीन का ऑप्शन होता है कि मैंने कहा कि 50 से लेकर 79 तक जो भी नंबर्स हैं वो हमारे हाईलाइट करके दिखाओ, तो वो आपके हाईलाइट हो गए। अब यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास आता है इक्वल। अगर मैंने कहा यहाँ पे मुझे 76 कितनी बार है वो देख देख के बताओ, तो 76 यहाँ पे 2 टाइम्स है जो इक्वल से आ गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों कि 76 नंबर 2 बार है, इस वजह से ये इक्वल टू में मैंने 76 लिखा। 79 लिखूंगा तो ये एक ही बार आया है, और अगर मैं 91 लिखूंगा तो वो भी देखिए दोस्तों 3-4 बार आ गया है। 1 2 3 4 5 टाइम्स आ गया है। इस तरीके से इक्वल नंबर आप ले सकते हो। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आता है टेक्स्ट कंटेन। यहाँ पे मैं अगर टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लूँ और यहाँ पे मैं टेक्स्ट कंटेन पे जाऊँ तो देखिए दोस्तों मैंने कहा कि मुझे एस जिन नामों में आया है उन नामों को हाईलाइट करके दिखाओ। एस यू जिन नामों में आया है वो हाईलाइट करके दिखाओ, या फिर के आर जिस नाम में आया है, सॉरी, के आर जिन नामों में आया है वो हाईलाइट करके दिखाओ, या के ए जिस नाम में आया है, चाहे बीच में आया हो, चाहे स्टार्टिंग में आया हो, चाहे एंड में आया हो, ये वर्ड्स आने चाहिए ताकि आपके वो वर्ड्स हाईलाइट हो जाएं। तो अभी मैंने यहाँ पे टेक्स्ट दैट कंटेन किया, वापस मैं नंबर्स को सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाके अब देखता हूँ डेट अकरिंग। डेट अकरिंग क्या कहता है दोस्तों, मैं इससे थोड़ा हट के आ जाता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे मैंने कहा आज जैसे डेट है 3 तारीख, तो 3 अक्टूबर 2021 मैंने ये डेट लिखी। 4 अक्टूबर 2021, इससे पहले मैंने लिख दिया 2 अक्टूबर 2021, और उससे पहले मैं 1 अक्टूबर 2021 लिखा। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 5 अक्टूबर 2021। तो मैंने यहाँ पे कुछ दोस्तों डेट लिख ली, मैं इनको भी फॉर्मेटिंग दे देता हूँ यही वाली, तो ये आ गया। देखो देखो जैसे ही फॉर्मेटिंग मैंने दी तो यहाँ पे कुछ ये नंबर्स में कन्वर्ट हो जाता है। अगर आप इसको वापस डेट में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पे एक नंबर्स के सेक्शन में जनरल का ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, इसके एरो पे मैं जाऊँगा तो यहाँ पे मैं देख सकता हूँ यहाँ पे शॉर्ट डेट का ऑप्शन आ रहा है, तो ये डेट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। ये होता है हमारा नंबर फॉर्मेटिंग। नंबर्स को आप अलग अलग फॉर्मेटिंग में दे सकते हो, जैसे यहाँ पे और भी ऑप्शंस है, करेंसी या फिर नॉर्मल नंबर लेना है या फिर लॉन्ग डेट, शॉर्ट डेट, जो भी आपको लेना है वो आप ले सकते हो। अब यहाँ पे दोस्तों मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग में ही जाता हूँ और डेट अकरिंग वाले ऑप्शन पे जाता हूँ। यहाँ पे मैं कहता हूँ कि कल की डेट जो कल होगी, या फिर दिस वीक जो भी होगा। एक मिनट, इस वीक में ये सारी आएंगी। लास्ट वीक की अभी कोई हमारे पास नहीं है डेट, और टुडे वो भी हाईलाइट हो रही है इसमें। तो इसमें आप डेट्स को हाईलाइट कर सकते हो। मैं इसको वापस डिलीट कर देता हूँ
और इसके बॉर्डर को मैं यहाँ से नो बॉर्डर कर देता हूँ ताकि ये नॉर्मल हो जाए। अब कंडीशनल फॉर्मेटिंग में और भी ऑप्शंस आते हैं, जैसे डुप्लीकेट वैल्यू। जितनी भी डुप्लीकेट्स वैल्यू है जो दो दो तीन तीन बार हमारी रिपीट हुई हैं वो एक्टिव हो जाएंगी। तो आप देख सकते हो कंडीशनल फॉर्मेटिंग में। उसके बाद हमारे पास आता है टॉप बॉटम रूल। टॉप 10 का रूल आप बना सकते हो, टॉप 10 परसेंटेज का, बॉटम 10, बॉटम 10%, एवरेज एबव या बिलो एवरेज के आप देख सकते हो। डेटा बार, जैसे मैं इसमें से कुछ करके दिखा देता हूँ। जैसे टॉप 10 परसेंटेज जो भी होती है वो आप 94 या 91 नंबर आ जाएंगे। और अगर आप यहाँ पे देखते हो कि टॉप 10 आइटम्स, तो ये भी 80 से अबव जो भी नंबर्स होंगे उनको हाईलाइट करके देखा, जैसे 89 के बाद 91, 94 वगैरह कर रहा है। इसके बाद दोस्तों अगर मैं यहाँ पे जाऊँ और बॉटम 10 देखूँ तो ये बॉटम 10 देखो 50 से नीचे जो भी वैल्यू होगी वो आपको एक्टिव करके दे देगा, या 60 से नीचे जो भी वैल्यू होगी उसको हाईलाइट करके दे देगा। अब हम आते हैं डेटा बार पे। डेटा बार पे आप देख सकते हो यहाँ पे कलर्स आ जाएंगे। जिसके ज़्यादा नंबर होंगे उसमें कलर्स ज़्यादा होंगे, और जिसके कम नंबर होंगे वो कलर्स से वंचित रह जाएगा। एक्चुअली ये मैं हिंदी में ही बोल रहा हूँ इसलिए वंचित वर्ड मेरे आ गया। तो यहाँ पे इस तरीके से आप कलर्स दे सकते हो। ये ग्रेडियंट कलर्स हैं, दो कलर्स को मिक्स करके। ये सिंगल कलर हैं जो आप दे सकते हो सिंगल कलर में। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे कलर बार होती है, यहाँ पे आप कलर्स दे सकते हो। जिसके ज़्यादा नंबर उसको ग्रीन कलर, और जिसके कम नंबर हैं उसको मैं रेड कलर में दे सकता हूँ। इस तरीके से आप अलग अलग कलर्स के बना सकते हो। आइकन सेट कर सकता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे एरोज़ का किया। जिसके सबसे ज़्यादा नंबर हैं उसका अपर एरो आ गया, जिसके कम नंबर हैं उसको लोअर एरो आ गया। यहाँ पे मैं मोबाइल के सिग्नल्स भी दिखा सकता हूँ, जैसे मोबाइल में नेटवर्क के सिग्नल्स आते हैं। जिनके नंबर सबसे ज़्यादा हैं वो सबसे ज़्यादा आपके पास आ गए मोबाइल्स का ये नेटवर्क का आइकन, और जिनके कम नंबर है उनके बिल्कुल ही एक स्टिक पे आ गया। तो इस तरीके से आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ से मैं अगर इस रूल को हटाना चाहता हूँ तो क्लियर रूल लगा देता हूँ, तो यहाँ से रूल हट जाएगा। आइकन्स में आप और भी कर सकते हो, जैसे ये एरोज़ हो गए, या फिर जिसके कम नंबर हैं उनको आप कह सकते हो कि ऑरेंज टाइप आ जाएगा, और जिसके ज़्यादा नंबर है डार्क में आ जाएगा। यहाँ से स्क्वायर्स का देख सकते हो, पाई का देख सकते हो, स्टार्स का देख सकते हो। तो इस तरीके से आप अपना रूल लगा सकते हो आइकन्स में भी। अब यहाँ पे आपके पास नेक्स्ट ऑप्शन आता है न्यू रूल। न्यू रूल कहता है दोस्तों कि यहाँ पे आप ये कंडीशन लगा सकते हो कि आप अपना नया रूल बना सकते हो। नया रूल, जैसे यहाँ पे प्री डिफाइंड रूल हैं तो आप अपना रूल भी बना सकते हो। न्यू रूल पे मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे कुछ ऑप्शंस आ जाते हैं, फॉर्मेट ऑल सेल बेस्ड ऑन देयर वैल्यूज़, या ओनली सेल दैट कंटेंट, या फिर फॉर्मेट ओनली। या मैं अभी फर्स्ट ऑप्शन पे करके दिखाता हूँ, फॉर्मेट ऑल सेल बेस्ड ऑन देयर वैल्यूज़। यहाँ पे एडिट द रूल डिस्क्रिप्शन में जाके मैं फॉर्मेट स्टाइल ले लेता हूँ कि मुझे 3 कलर्स का देना है या 2 कलर्स का देना है, डेटा बार देनी है या आइकन्स देने हैं। मैंने यहाँ पे 2 कलर्स स्केल लिया। लोएस्ट वैल्यू पे मैं जाता हूँ और मैं कहता हूँ कि ये रेड कलर में आ जाए लोएस्ट वैल्यू, और मैक्सिमम वैल्यू मैं कहता हूँ कि ये ग्रीन पे आ जाए। ओके कर देता हूँ। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे जो भी सबसे छोटे नंबर हैं वो रेड कलर में आ गए, और जो हाईएस्ट नंबर हैं वो ग्रीन कलर में आ गए। इस तरीके से आप अपना रूल बना सकते हो। अब मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग में ही वापस जाता हूँ और क्लियर रूल अगर कर दूँ तो ये गायब हो जाएगा सारा रूल। इस तरीके से आप न्यू रूल में जाके आइकन बार या डेटा बार भी सेलेक्ट कर सकते हो। डेटा बार मैंने सेलेक्ट किया तो डेटा बार में यहाँ पे सॉलिड फिल या ग्रेडियंट फिल ले सकता हूँ मैं। दो कलर्स को मैं कर सकता हूँ। इसमें आप लोएस्ट वैल्यू लिख लो मिनिमम में, और मैक्सिमम में हाईएस्ट वैल्यू लिख लो। और कलर लोएस्ट वैल्यू में मैं दे देता हूँ कुछ ग्रीन टाइप दे देता हूँ अपना, और बॉर्डर पे मैं दे देता हूँ सॉलिड बॉर्डर ब्लैक कलर का, और यहाँ पे मैं ओके प्रेस कर देता हूँ।
तो देखिए दोस्तों, जिसका कम नंबर आया उसके कम आपका आ गया डेटा बार, और जिसके ज़्यादा आ गए उसको ज़्यादा डेटा बार आ गया। यहाँ पे दोस्तों एक ऑप्शन आता है मैनेज रूल। मैनेज रूल पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपके पास रेंज सेलेक्ट करने को आ जाएगी कि किस रेंज में आपको देना है, या फिर एडिट रूल में आप जाओगे तो यहाँ पे आपको कौन से कलर में देना है, कलर चेंज कर सकते हो। जैसे मुझे येलो कलर देना है अगर, तो मैं येलो कलर करके ओके कर देता हूँ, और यहाँ भी ओके करूँगा तो ये येलो कलर में आ जाएगा। मुझे चाहिए इसका बॉर्डर नहीं चाहिए, तो मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग में मैनेज रूल्स पे जाता हूँ। यहाँ पे एडिट रूल में जाके बॉर्डर में कर देता हूँ नो बॉर्डर, ओके प्रेस करता हूँ, अगेन ओके प्रेस करता हूँ, तो देखिए नो बॉर्डर के साथ ये कलर्स आ गए। इस तरीके से दोस्तों आप यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज़ कर सकते हो। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक और बहुत ही अच्छा फंक्शन या आप कह सकते हो ऑप्शन एक्सेल ने हमें दिया है। मैंने इस पूरे डेटा को सिलेक्ट किया, यहाँ पे आप फॉर्मेट एज टेबल इसे यूज़ कर सकते हो, यानी टेबलिक फॉर्म में इसको फॉर्मेटिंग दे सकते हो। फॉर्मेट एज टेबल में मैं जाता हूँ तो यहाँ पे आप देखते हो कि जैसे मैं इस डेटा को इसमें कन्वर्ट कर देता हूँ। जैसे इसने पूछा कि ये रेंज आपने सेलेक्ट की है, इसी पे करना है, मैंने कहा ओके। तो यहाँ देखिए दोस्तों, कुछ कलरफुल हमारे पास ये डेटा तैयार होके आ गया है। इस कलर को मैं ऑरेंज कलर में कर सकता हूँ, लाइट ग्रे टाइप कलर में कर सकता हूँ, मैं ऑरेंज कलर में कर लेता हूँ। और यहाँ पे ये डिज़ाइन मेन्यू में आगे भी बताऊँगा, अभी वापस होम में चलता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो कि हर एक हेडिंग के साथ एक ये एरो भी आ गया है, हर एक हेडिंग के साथ आ गया है। इट इज़ कॉल्ड फिल्टर। फिल्टर में क्या होता है दोस्तों कि आप अगर अपना डेटा कस्टमाइज करके या फिल्टर करके देखना चाहो कि आपको एक पर्टिकुलर पर्सन का ही आपको देखना है, तो आप एक काम ये कर सकते हो कि आप फिल्टर में जाके, यहाँ से फिल्टर में जाके सेलेक्ट ऑल को चूज़ मत करिए, और जिस नाम का आपको देखना है, जैसे मुझे इसका देखना है, या फिर इसका देखना है, या फिर इसका देखना है, या फिर इसका देखना है, तो मैंने ये 4 नंबर सेलेक्ट किए नाम, और यहाँ पे मैं ओके प्रेस करता हूँ तो उन चारों का ही डेटा मुझे दिखाएगा और किसी का डेटा नहीं दिखाएगा, हाइड कर देगा ये। अब इसी फिल्टर में मैं वापस जाता हूँ और यहाँ से मैं क्लियर फिल्टर फ्रॉम स्टूडेंट नेम का ऑप्शन सेलेक्ट करता हूँ, तो ये वापस आ जाएगा, फिल्टर हट जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे और भी हमारे पास ऑप्शंस हैं, जैसे मैंने रिज़ल्ट का देखा, और यहाँ पे मैं सॉर्ट कर सकता हूँ A to Z या Z to A, यानी कि स्टूडेंट्स के नाम को मैं अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में भी सिलेक्ट करके सेट कर सकता हूँ, और उनका जो डेटा है वो भी सेट हो जाएगा। तो मैं A to Z कर देता हूँ, तो यहाँ पे उनका डेटा भी A to Z के मामले में आ जाएगा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैं वापस क्लियर कर दूंगा तो नॉर्मल हो जाएगा। ये क्लियर का ऑप्शन यहाँ पे नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है हमें। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे फॉर्मेट एज टेबल मैंने किया। अगर मुझे ये फ़िल्टर्स के ऑप्शन हटाने हैं, यानी कि ये एरोज़ हटाने हैं, तो आपके पास यहाँ पे आगे जाके एक ऑप्शन आता है सॉर्ट एंड फ़िल्टर। आप यहाँ से फ़िल्टर पे क्लिक कर देंगे इसके अंदर जाके, तो फ़िल्टर्स हट जाएंगे। अब यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास आता है सेल स्टाइल। सेल स्टाइल में दोस्तों आप बना सकते हो अपने नाम का या किसी भी वर्ड का कोई भी स्टाइल बना सकते हो, जिसमें आप ये दिखा दो कि ये हेडिंग है या फिर कोई टाइटल है आपने दिया हुआ है, उस हिसाब से आपका बन के आ जाएगा। अब यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, सबसे पहले ये जो हमारी हेडिंग वाली रो है, जो मैंने यहाँ पे हेडिंग्स दिए, स्टूडेंट सीरियल नंबर, स्टूडेंट नेम, इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स वगैरह के मैंने नाम जो दिए, इसके अबव में मैं एक शीट का रो इंसर्ट कर देना चाहता हूँ। एक नहीं, मैं 2 करूँगा। तो यहाँ पे इंसर्ट का ऑप्शन आता है, इंसर्ट शीट रोज़ पे आप क्लिक कर दोगे तो एक रो इंसर्ट हो जाएगी, और यहाँ पे एक और मैं शीट रो इंसर्ट कर लेता हूँ। दोस्तों कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे जो मैं शीट रो अगर इंक्रीज़ कर रहा हूँ या इंसर्ट कर रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि आपका 10,48,576 रोज़ से 2 रोज़ और आगे बढ़ गई।
उसी में ही एडजस्ट करके एक्सेल ने हमें ये मार्कशीट जो मैंने बनाई है वो नीचे कर दी और ऊपर वाले दोनों रोज़ खाली छोड़ दिए। अब मैं दोनों रोज़ को सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे दोस्तों एक ऑप्शन आ रहा है मर्ज एंड सेंटर। मर्ज एंड सेंटर का मतलब ये होता है कि इन सभी सेल्स को, जो भी मैंने रो सेलेक्ट की उसके सभी सेल्स को मर्ज करके ये एक सेल में कन्वर्ट कर देगा। तो एक सेल में कन्वर्ट करने के लिए मैं मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक करता हूँ तो देखिए दोस्तों ये एक ही सेल पूरा बन गया। यहाँ पे मैं टाइप कर देता हूँ एकेडमिक मार्कशीट 2021। अब मैं वापस सेल में गया और मुझे इसकी फॉर्मेटिंग देनी है तो मैं यहाँ से इंक्रीज फॉन्ट साइज़ कर लेता हूँ। यहाँ से मैं स्क्रॉल डाउन करके बुकमैन ओल्ड स्टाइल ले लेता हूँ, बोल्ड इटैलिक कर देता हूँ और रेड कलर फिल कर देता हूँ और येलो कलर पीछे से फिल कर देता हूँ। तो इस तरीके से दोस्तों हमारा जो रो इंसर्ट हो जाती है वो, और मर्ज एंड सेंटर से आप हेडिंग बना सकते हो। ये तो मैंने दिया दोस्तों यहाँ पे अपनी तरफ से कस्टमाइज हेडिंग मैंने दी, जिसमें मैंने अपनी तरफ से फॉर्मेटिंग दी और बोल्ड इटैलिक किया और फॉन्ट मैंने चूज़ किया और आपका साइज़ भी मैंने दे दिया। लेकिन हम बात कर रहे थे सेल स्टाइल की। यहाँ पे मैं सेल स्टाइल देता हूँ। हेडिंग 1 अगर मैं दे दूंगा तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। हेडिंग 2, हेडिंग 3, हेडिंग 4, टाइटल वगैरह अगर कुछ देना है तो आपका छोटा सा दिखाई देता है। तो यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, इन सब में मैं स्टाइल तो ले लूँ लेकिन मैं अपना स्टाइल बनाना चाहता हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे न्यू सेल स्टाइल पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मैं नाम दे देता हूँ कुछ भी। जैसे मैं नाम दे देता हूँ ये। अब यहाँ पे मैंने ये नाम दिया और ये स्टाइल इंक्लूड, इसमें नंबर अलाइनमेंट वगैरह सब कुछ इंक्लूड हो जाएगा जो भी हमारा आ रहा है। फॉर्मेट में जाता हूँ करने और यहाँ पे मैं फ़ॉन्ट साइज़ में जाता हूँ। फ़ॉन्ट में मैंने कहा मुझे 22 से ज़्यादा चाहिए, 26 तक। बाकी इसमें बॉर्डर आप दे सकते हो, तो बॉर्डर मैंने आउटलाइन बॉर्डर या फिर आउटलाइन बॉर्डर ही ले लेता हूँ पूरा। और फिल कलर मैं कर देता हूँ जैसे ऑरेंज कर दिया मैंने। अब यहाँ पे आप अलाइनमेंट भी देख सकते हैं, सेंटर अलाइनमेंट है। वर्टिकली भी सेंटर कर देता हूँ मैं, ऊपर से नीचे भी सेंटर में। और उसके बाद यहाँ पे मैं ओके प्रेस करता हूँ। बाकी के ऑप्शन भी मैं अभी बताऊँगा। ओके प्रेस कर देता हूँ तो ये हमारा सेल स्टाइल बन जाएगा। ओके कर देता हूँ तो सेल स्टाइल में देखो ऊपर हमारा ये नाम आ गया। अगर मैं अब हेडिंग 1 करूँ तो हेडिंग 1 तो नॉर्मल है, लेकिन अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये फॉर्मेटिंग ऑटोमेटिकली अप्लाई कर देगा। इस वजह से इसे इलेक्ट्रॉनिक शीट इसीलिए कहते हैं कि ये अपने आप से भी फॉर्मेटिंग ले लेता है जो भी हमने फॉर्मेटिंग बनाई होगी। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे इंसर्ट के ऑप्शंस मैंने देखे। अभी मैंने कॉलम्स के वो बनाए थे, रोज़ मैंने बनाए थे और रोज़ मैंने ऊपर का यहाँ पे इंसर्ट किए थे। इंसर्ट में शीट रोज़, कॉलम्स भी आप बढ़ा सकते हो और यहाँ से भी आप शीट ले सकते हो या फिर शिफ्ट प्लस F11 से नई शीट इंसर्ट कर सकते हो आप। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा दोस्तों, यहाँ पे एक्सेल में मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप एक फाइल में कम से कम 255 शीट्स रख सकते हो। अलग अलग शीट्स को आप अलग अलग टाइप से यूज़ कर सकते हो। अब दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ और आती है फॉर्मेट। जैसे मैंने यहाँ पे रिज़ल्ट का सेल कम कर दिया, इसका सेल मैंने कम कर दिया, इसका सेल मैंने यहाँ कम कर दिया। अब मैं यहाँ पे देखो दोस्तों, यहाँ पे जो पार्टीशन थे इस पर डबल क्लिक करता हूँ और यहाँ से मेरे जो कॉलम्स है उनका साइज़ बढ़ जाता है। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि मैं यहाँ पे फॉर्मेट में जाऊँगा और यहाँ पे एक ऑप्शन आता है ऑटो फिट कॉलम विड्थ। इस पर मैं क्लिक करूँगा तो सबका एक साथ साइज़ बढ़ जाएगा और अपने आप ही साइज़ इंक्रीज़ या डिक्रीज़ हो जाएगा। और भी ऑप्शंस होते हैं फॉर्मेट में, जैसे रो हाइट या ऑटो फिट रो हाइट वगैरह का, वो आगे के ट्यूटोरियल्स में मैं आपको बताऊंगा।
यहाँ पे दोस्तों और भी एक चीज़ होती है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा अपना नाम, अब यहाँ पे मैंने ये नाम लिखा, मैं चाहता हूँ कि ये एक ही सेल में दिखाई दे, मुझे सेल का कॉलम का साइज ना बढ़ाना पड़े। तो यहाँ पे एक आता है रैप टेक्स्ट। रैप टेक्स्ट में जैसे ही कॉपी मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे मेरा नाम एक ही सेल में आ गया, इसने रो की हाइट बढ़ा दी। अगर मैं रैप टेक्स्ट हटा दूँ तो यहाँ मैं वापस नॉर्मल टेक्स्ट पे आ जाऊँगा। इसका और भी ऑप्शन होता है, जैसे ये एरो आप देख रहे हो, तो यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा तो वही फॉर्मेट सेल का ऑप्शन आ जाएगा। हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली मैं सेंटर में रख देता हूँ, और अब यहाँ पे रैप टेक्स्ट ऑन करूँगा तो ये रैप टेक्स्ट इस तरीके से आ जाएगा, वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली सेंटर में। वापस इसमें जाता हूँ, ओके प्रेस कर देता हूँ रैप टेक्स्ट हटा के। अब हटा के मैं यहाँ से जाता हूँ कि श्रिंक टू फिट करूँ, तो श्रिंक टू फिट मैंने किया और ओके प्रेस किया तो ये छोटा होके एक ही सेल में एडजस्ट हो जाएगा। और रैप टेक्स्ट में वापस जाऊँ तो रैप टेक्स्ट में नॉर्मल हो जाएगा। और अगर मैं उसी ऑप्शन पे वापस जाऊँ तो ये उसके बाद दोस्तों यहाँ पे रैप टेक्स्ट मैंने ओके किया हटा के तो ये नॉर्मल हो गया, और मैं यहाँ पे श्रिंक टू फिट भी हटा देता हूँ वापस जाके, तो ये वापस अपना नॉर्मल टेक्स्ट हो जाता है। तो इस तरीके से दोस्तों आप बेसिक एक्सेल में डेटा एंट्री वगैरह भी कर सकते हैं। यहाँ पे भी आपके पास फंक्शंस आ जाते हैं जो एफएक्स में मैंने आपको दिखाए थे, वही चीज़ आपके पास यहाँ पे भी आ जाते हैं। सम, एवरेज, काउंट, नंबर, मैक्स, मिनिमम, मोर फंक्शंस में आप जाओगे तो यहाँ पे देखो वही फंक्शन वाला एफएक्स वाला बटन आ जाएगा, और यहाँ पे एक बॉक्स ओपन होकर आ जाएगा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैं इस सेल पे जाता हूँ और यहाँ पे फिल का ऑप्शन आता है, फिल डाउन, तो ऊपर से यही नाम कॉपी होके आ जाएगा। यहाँ से भी हम ऊपर का डेटा नीचे वाले सेल में कॉपी कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्लियर करूँगा तो यहाँ पे क्लियर ऑल हो जाएगा। अब यहाँ पे खाली मैंने फॉर्मेटिंग दी, बोल्ड, इटैलिक और ग्रो फॉन्ट यहाँ से मैंने दिया, कलर दे दिया ये। अब अगर मैं यहाँ से क्लियर में जाऊँगा और क्लियर फॉर्मेट्स करूँगा तो ये नॉर्मल टेक्स्ट हो जाएगा। जितनी भी मैंने फॉर्मेटिंग, बोल्ड, इटैलिक वगैरह दिया था, कलर दिया था, वो सब ख़त्म हो गया। क्लियर कंटेंट, जो भी कंटेंट है वो क्लियर हो जाएगा। क्लियर कमेंट, अगर आपने कोई कमेंट दिया हो या हाइपरलिंक लगाया हो वो आपका एक्टिव हो जाएगा, लेकिन मैंने अभी कोई कमेंट या हाइपरलिंक नहीं दिया है इसलिए मैं ये ऑप्शंस नहीं कर रहा हूँ। अब यहाँ पे दोस्तों एक ट्विस्ट और आता है, मर्ज एंड सेंटर। तो मैंने दिखाया कि इन दोनों सेल्स को सेलेक्ट करके मर्ज एंड सेंटर कर दो तो ये दोनों मर्ज हो जाएंगे और टेक्स्ट जो हमारा है वो सेंटर में आ जाएगा। ठीक, अब अगर मैं यहाँ पे ओनली मर्ज सेल्स करूँ, जैसे मैंने इन दोनों को सेलेक्ट किया और यहाँ से मर्ज सेल्स किया, तो यहाँ पे अब जब मैं टाइप करूँगा तो ये लेफ़्ट से ही होकर आएगा। मर्ज एंड सेंटर में सेंटर अलाइनमेंट हो जाता है बाय डिफ़ॉल्ट, लेकिन अगर किसी और सेल में अगर आप करोगे तो वो बाय डिफ़ॉल्ट लेफ़्ट से ही आएगा। उसके बाद दोस्तों हमारा ऑप्शंस आते हैं यहाँ पे ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन दोस्तों क्या कहता है कि आप यहाँ पे इस टेक्स्ट को या फिर हमारी मार्कशीट जो मैंने बनाई इसमें से हेडिंग्स को ओरिएंटेट कर सकते हो। जैसे मैंने हेडिंग्स को या फिर मैंने इस रो को ही सिलेक्ट कर दिया और ओरिएंटेशन में मैं एंगल काउंटर क्लॉकवाइज दे सकता हूँ। तो ये इस तरीके से क्लॉकवाइज वगैरह आपके हो जाएंगे। जैसे मैं एंगल क्लॉकवाइज करता हूँ तो क्लॉकवाइज हो जाएगा। यहाँ पे मैं काउंटर क्लॉकवाइज देता हूँ तो काउंटर क्लॉकवाइज ये रोटेट हो जाएगा। वर्टिकल टेक्स्ट करता हूँ तो ये वर्टिकल टेक्स्ट ऊपर से नीचे टाइप होता हुआ आएगा, और रोटेट टेक्स्ट अप तो ये ऊपर नीचे से ऊपर जाता हुआ दिखाई देगा। रोटेट टेक्स्ट डाउन में नीचे से ऊपर से नीचे होता हुआ दिखाई देगा। अब अगर मैं फॉर्मेट सेल अलाइनमेंट में जाऊंगा तो वही बॉक्स मेरा ओपन हो जाएगा, और यहाँ से मैं सेंटर ले लेता हूँ और वर्टिकली भी सेंटर ले लेता हूँ। ओके प्रेस करता हूँ तो ये नॉर्मल आ जाएगा अभी, और यहाँ से मैं वापस इसमें जाता हूँ
और इस एरो से भी आप नॉर्मल टेक्स्ट कर सकते हो, यहाँ से ड्रैग करके इधर और ओके प्रेस करते हो तो ये नॉर्मल हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे और भी ऑप्शंस आते हैं, जैसे क्लियर के ऑप्शंस मैंने देखे। यहाँ पे अभी मैं और देखता हूँ, जैसे सॉर्ट एंड फिल्टर, जो मैंने अभी फिल्टर आपको करके दिखाया था, और सॉर्ट हट जाता है, सॉर्ट A to Z होता है या Z to A, उल्टी काउंटिंग में आता है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन हमारा आता है फाइंड का। फाइंड में मैं कोई भी नाम फाइंड कर सकता हूँ या कोई भी नंबर फाइंड कर सकता हूँ। जैसे मैंने कहा 91 फाइंड करके दिखाओ, तो मैं जैसे ही फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ तो ये उस सेल को हाईलाइट कर देगा जिसमें 91 नंबर्स हैं। यहाँ से ये सेल, नेक्स्ट वाला, इस तरीके से आप अपना फाइंड कर सकते हो। फाइंड ऑल करूँगा तो ये एक साथ दिखा देगा कि कौन से सेल में हमारे 91 नंबर लिखे हुए हैं। फाइंड में रिप्लेस भी करता हूँ, 91 को अगर मैं 92 कर दूँ तो रिप्लेस ऑल कर देता हूँ, जितने भी 91 होंगे सब 92 हो जाएंगे। और 91 की जगह अब मैं कर दूँ 92, और यहाँ पे मैं 92 की जगह 91 कर देता हूँ। रिप्लेस ऑल पे मैं क्लिक करता हूँ तो ये सारे 91 नंबर्स हो जाएंगे। और दोस्तों यहाँ पे ये एक्सेल का इंट्रोडक्शन था। आई होप आपको पसंद आया हो। आगे की वीडियोस में मैं और आगे के ऑप्शंस लेकर आऊँगा और मेन्यू बार्स वगैरह लेकर आऊँगा। आज के लिए अभी इतना ही। मेरी वीडियो अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और बहुत मेहनत की है मैंने दोस्तों इस वीडियो के लिए। मैंने बहुत सारा मतलब स्टडी किया था और बहुत मेहनत से मैंने ये वीडियो बनाई है। तो एक लाइक तो मेरा ज़रूर बनता है, वो आपके ऊपर है कि आप लाइक करें। मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरा चैनल केटेक ट्यूटोरियल्स को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि मेरे नए वीडियोस की नोटिफिकेशंस जल्द से जल्द आपके डिवाइस पे या मोबाइल पे या जहां भी आप देख रहे हैं वहां पे आपको मिल जाएंगे, ताकि आप मेरी वीडियोस को सबसे पहले अपने डिवाइसेस पे देख सकें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।